हाँ जी, तो आज 6th लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी का। आज के लेक्चर के बाद में अपनी लगभग 55-60% इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और कोर बेसिक इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो 90% खत्म हो जाएगी। बस एक चैप्टर बचेगा जीडीपी कैलकुलेशन वाला, नेशनल इनकम कैलकुलेशन वाला, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। और पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल पॉलिसी पढ़ा था जिसका एक टूल होता है बजट। तो बजट के बेसिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, राजकोषीय नीति में फाइनेंस कमीशन अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था और एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, ये सब अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज एक तो हम पढ़ेंगे बजट 2026-27 वाला। उसमें क्या क्या नए चेंजेज आए हैं, क्या क्या नए नए प्रावधान आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है, वो सब अपन देखेंगे, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी होता है अपने। और उसके बाद में टैक्सेशन अपन देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अपन स्पेशली जीएसटी को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है और उससे हर साल यूपीएससी और आरएस में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे भाई एक 30 से 35 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार एक शोरूम में खड़ी होती है, हमारे हाथ तक आते आते कैसे 60 लाख की हो जाती है वो। तो भाई ये बीच में जो इतने सारे जो अंतर आया है 30-35 लाख का, वो किस में आया है? कौन कौन से टैक्सेज उसमें ऐड हुए हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाई है? क्या जीएसटी लगता है? कितना लगता है? तो हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम जब एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। हम देखेंगे कि किंग फिशर की जो बॉटल होती है वो बेचारी 70-75 रुपए की देती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो ब्रूवरी होती है उस पर। तो लेकिन अपने हाथ में आते आते, मतलब आपके हाथ में आते आते, मैं तो छूता भी नहीं, तो आपके हाथ में आते आते ये लगभग 200 रुपए की कैसे हो जाती है? 180 रुपए से लेकर 220 रुपए तक की हो जाती है वो। तो वो कैसे हो जाती है? तो ऐसे बहुत सारे अपन एग्जाम्पल देखेंगे। पेट्रोल की प्राइस आज जयपुर में 105 रुपए के आसपास है। तो जब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है, ओमसीज होती है, वो तो 50-55 रुपए में ही पेट्रोल दे रही है। तो ये दुगनी कैसे हो जा रही है भाई? 104 रुपए, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है? क्या इस पे जीएसटी लगता है? क्या जीएसटी नहीं लगता तो कौन कौन से टैक्स लगते हैं? ये सब भी अपन रियल लाइफ एग्जांपल्स आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसा अपन करते हैं, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे लास्ट लेक्चर का फटाफट से। ठीक है साहब, रिवीजन कर लेते हैं। तो अपना देखो कोर इकोनॉमिक्स यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये कोर इकोनॉमिक्स का वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना कोर इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। फिर ये जो मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सर्विस, इंडस्ट्री और ये पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो ये एक एक घंटे के लेक्चर हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, इनमें आपको याद ही करनी है चीज़ें। ठीक है, अपन ने देखा था कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, आर्थिक मामलों का विभाग होता है। वो क्या करता है? बजट को लाता है। उसी का काम होता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, और जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स की रेट वगैरह तय भी यही करता है। स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह हो गई। तो अपने देखा था, अपने जो सीईए, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन साहब है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, फिर फिजिकल पॉलिसी के अपन ने बहुत सारे टूल देखे थे। क्या क्या टूल होते हैं भाई? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, टैक्स लगाती है जिसमें डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। आज ये अपन डिटेल पढ़ लेंगे टैक्सेशन। बजट, बजट में अपन ने देखा था सारी चीजें। बजट के दो पार्ट, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट, राजस्व वाला भाग और पूंजी वाला भाग। फिर राजस्व में भी अपन ने दो देखा था, आय और व्यय, और पूंजी में भी दो देखा था, आय व्यय। कैपिटल में रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, वो अपन ने देखा था। डिफिजिट फाइनेंसिंग के तरीके अपन ने देख लिए थे। सब्सिडीज, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल हो गया। फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन अपन ने देखा था, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, है ना, ग्रांट्स। और एक लास्ट वाला क्या था? चार्ट, चार टाइप की थे ना। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हो गया, ग्रांट देता है फाइनेंस कमीशन, और तो क्या करता है? शायद ये तीन चीज़ें करता है। चौथी चीज़ अपन देख लेंगे स्लाइड में कुछ होगी तो। फिर अपन ने बजट में देखा था कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हमें बजट में पता होनी चाहिए। जैसे 2005 में क्या हुआ था? जेंडर बजटिंग आई थी। ठीक है, आउटकम बजट आया था। फिर मोदी साहब 2017 में आए, उन्होंने कहा कि सिर्फ आउटकम बजट नहीं, आउटले आउटपुट आउटकम बजट होना चाहिए। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग भी 2005 में चिदम्बरम साहब लाए थे। 2017 में तीन चीजें आई। 17 में तीन चीजें कौन कौन सी आई? प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हटा दिया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन का कार्यकाल खत्म हो गया था, नीति आयोग आ गया था 2017 के बाद में। तो ठीक है, आउटले आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क आया, और एक रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ। अपन ने देखा था रेलवे बजट को जनरल बजट से सेपरेट कब किया गया था? 1924 के अंदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम रेल एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था इनका, अंग्रेजों का। तो इसलिए सेपरेट कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे हटा क्यों दिया गया? क्योंकि जो रेलवे मिनिस्टर जिस स्टेट के होते थे, पॉपुलिस्ट मेजर के तहत वो उस स्टेट को ज्यादा फायदे देते थे, तो बाकी स्टेट्स को नुकसान हो जाता था। और अब कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि रेल भी बाकी संसाधनों की तरह ही हो गया है। ठीक है, अलग से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर 2021 में अपने देखा पेपरलेस बजट आ गया था कि अब पहले क्या होता था कि वो लेदर का बैग वगैरह होता था, फिर वो पोथी वगैरह आने लग गई।
अब सैमसंग का टेबलेट आया और उसके बाद में अब आईपैड के लैपटॉप में बजट पढ़ते हैं निर्मला सीतारमन मैम, ठीक है। 3 फंड जो मस्ट है बजट के साथ करना। बजट का जो लेन-देन होता है इन 3 फंडों के थ्रू होता है। फर्स्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितना भी टैक्स और नॉन टैक्स का रेवेन्यू होता है वो इसके अंदर जाके जमा हो जाता है। फिर यहाँ से फिर बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इन सब में जाता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जब भी गवर्नमेंट बैंक के रूप में काम करती है उसका जो पैसा आता है वो इसमें आता है। जैसे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गई उसका पैसा इसमें आता है। बैंक जब भी गवर्नमेंट बैंक के रूप में काम करी तो पैसा इसमें जाएगा, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग फंड, डिफेंस फंड, डिजास्टर फंड और कुछ सेस होते हैं वो इसमें जाते हैं, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बैंक के रूप में काम कर रही है तो ये तो उसका खुद का फंड हो गया। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत रहेगी एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज मतलब जैसे जजेज वगैरह की सैलरी, ताकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बना रहे, सेपरेशन ऑफ पावर बना रहे, ताकि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो कार्यपालिका और विधायिका होती है, वो अनड्यू प्रेशर नहीं बनाए न्यायपालिका पे, स्वतंत्र रूप से वो काम कर सके। इसलिए फिर उसका वोटिंग अलाउड नहीं है, पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बढ़ा के अपन ने देख लिया, 30,000 करोड़ का कर दिया गया है। ये राष्ट्रपति के तहत हेल्ड की जाती है। 2 डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इनको हेल्ड करते हैं, ठीक है, 40 और 60% पे, ठीक है साहब। और पार्लियामेंट से परमिशन ली जाती है जब आपने खर्च कर दिया, कंटिजेंसी आकस्मिक निधि को खर्च कर दिया, उसके बाद में परमिशन ली जाती है। सीएफआई में पहले परमिशन ली जाती है, ठीक है। और सीएफआई के लिए परमिशन लेने के लिए कौन सा बिल लाया जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। तो अपन ने देखा था ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के 6 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व जो टैक्स वगैरह का देता है, इसके अंदर सीबीडीटी और सीबीआईसी आती है जो अपन आज पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त सेवा विभाग दीपम, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज लोक उद्यम विभाग, ठीक है। ये अपन ने देखा था। 3 डॉक्यूमेंट जो मस्ट है बजट के साथ प्रेजेंट करना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेखा जोखा, पिछले साल क्या हुआ, उससे पिछले साल क्या हुआ था, वो एक्चुअल्स हो जाते हैं, पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट हो जाता है, और अगले साल क्या होगा उसका बजट एस्टिमेट हो जाता है। अपन ने देखा था तीनों कैसे कैसे ये बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट वगैरह होते हैं, है ना। अपन ने यहीं पे देखा था, ठीक है, यहाँ पे देखा था अपन ने। 1 मिनट, बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट का एक अलग से डायग्राम भी बनाया था मैंने, आपको पता हो तो यहाँ पे ये रहे, ठीक है। तो जैसे 2026 में यदि प्रेजेंट कर रहे हैं तो 2024 का तो एक्चुअल एस्टिमेट आ जाएगा, 2025 का रिवाइज एस्टिमेट आ जाएगा क्योंकि 2025 में बजट एस्टिमेट लाया गया था, और 2026 का बजट एस्टिमेट 2026-27 के लिए लाया जाएगा। ये अच्छे से डिटेल मैंने आपको समझा दिया था कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी क्या रात के 2-2:30 बज रहे हैं तो मुझे फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मैं आ जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फिर उसके बाद में अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक और फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल कब लगाया जाता क्यों लाया जाता है? ताकि आप टैक्स कलेक्ट कर सको लोगों से, जैसे इनकम टैक्स में हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स में हो गया, टैक्स कलेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल क्यों लाया जाता है? ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा है उसको आप निकाल सको, ठीक है। तो अपन ने देख लेते हैं, इनके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 112, 114 और 117, ये सब अपने डिटेल पढ़ लिए थे। 6 स्टेज होती है बजट को प्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद में आम बहस होती है, डिस्कशन होता है, फिर डिपार्टमेंट कमिटीज के पास में जाता है। डिपार्टमेंट कमिटीज के बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट ने क्या क्या मांग रखी है, उनकी जो ग्रांट है उन पे वोटिंग होती है, ये सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल आता है और फिर आखिरी में फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल आ गया मतलब अब पूरा बजट की प्रोसेस खत्म हो गई। अपन ने देखा था इस साल फाइनेंस बिल अभी 25 तारीख को आया था, 25 मार्च को, मतलब 25 मार्च को बजट की प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ठीक है। फिर अपन ने देखा था ये फाइनेंस बिल अपन ने देख लिया था, ठीक है, ये कुछ 232 पेज का। फिर अपन ने देखा था कि भाई वोट ऑन अकाउंट की जरूरत अब क्यों नहीं पड़ती, पहले क्यों पड़ती थी। अब क्या हुआ, 25 मार्च तक ही पूरा खत्म हो गया मामला, तो 1 अप्रैल, आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से अब नया फ्रेश बजट ईयर भी चालू हो गया और फ्रेश पैसा भी है अपने पास, तो वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी। पहले क्या होता था, बजट लेट पेश किया जाता था तो बजट फाइनेंस बिल पास होते होते मई आ जाता था, तो अप्रैल मई का पैसा कहाँ से आएगा, तो इसलिए 2 महीने का पैसा एडवांस में पार्लियामेंट की अप्रूवल ले ली जाती थी, उसे वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इंटरिम बजट, जब चुनावी साल होता है तब उसको इंटरिम बजट बोलते हैं। अपन ने देखा था पिछली बार 2014 में, फिर उसके बाद अभी 2024 में भी इंटरिम बजट है, उसके बाद 2019 में है, उससे पहले 2014 में आया था, तो वो अपन ने देख लिया था, ठीक है। जीरो बेस्ड बजटिंग, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करके फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है हर स्कीम की, 2005 में आई है, ठीक है। उसके बाद में बजटरी ट्रेंड्स 2005 में आउटकम बजट आया, जेंडर बजटिंग भी 2005 में आई। पार्ट सी 2024-25 में ऐड कर दिया गया इसमें, ताकि पहले क्या होता था, पार्ट ए एंड बी था। पार्ट ए मतलब 100% वो स्कीम जो महिलाओं के लिए पैसा है उसमें। पार्ट बी मतलब 30% ज़्यादा कम से कम उस स्कीम में महिलाओं के लिए पैसा होना चाहिए। और पार्ट सी अब ला दिया गया ताकि पता रहना चाहिए कि ओवरऑल पैसा कितना जा रहा है महिलाओं को, तो 30% से कम का पैसा
यदि किसी स्कीम जा रही है तो पार्ट सी के अंतर्गत कैलकुलेट की जाएगी। आउटपुट आउटकम आउटले वाला मैंने बता दिया था, सनसेट बजटिंग बता दिया था, प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अब 2017 के बाद में खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया था आपको आउटपुट आउटले वाला। ठीक है, बजट में मैंने ये पूरी टेबल आपको बताई थी, राजस्व और पूंजीगत, रेवेन्यू एंड कैपिटल। फिर आय के क्या क्या साधन है, मैंने कभी बताया था कि टैक्स वगैरह जितनी भी जो है ना उधार ले रहे हैं, ये सब चीज़ें किस में आएगी, कैपिटल में आएगी। उधार लेना है, उधार देना, ये कैपिटल में आएगी। शेयर की लेना देना, ये सब कैपिटल में आएगी, है ना। बॉन्ड्स, ये सब कैपिटल में आएंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो मतलब आप शेयर को बेच रहे हो, है ना, तो वो किस में आएगा, कैपिटल इनकम में आएगी, क्योंकि शेयर को बेच रहे हो आप तो पैसे ले रहे हो, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी है, मान लो कोल इंडिया की शेयर बेच रही है गवर्नमेंट, तो पैसे ले रही है, तो कैपिटल इनकम हो जाएगी, वो शेयर बेच रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीके से कैपिटल रिसीट में हो जाएगा। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उधार ले रहे हो, लोन रिकवर्ड, लोन पहले दिया था उसको रिकवर कर रहे हो, तो भाई कैपिटल रिसीट हो ही गई। प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग, ये दोनों भी कैपिटल में आते हैं, या स्पेशली याद रखना प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग स्कीम। क्यों? क्योंकि यूजली 1 साल से ऊपर लेना देना होगा इनका, तो ऐसा नहीं कि स्मॉल सेविंग स्कीम में आज डाला और कल निकाल दिया। स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, कब, जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, जब ग्रेजुएशन कर लेगी बच्ची, जब बच्ची की शादी होगी, तब निकाला जाता है। तो लंबे समय के लिए गवर्नमेंट को पैसा देता है ना, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी एक तरीके से, और गवर्नमेंट की लंबे समय के लिए लाइबिलिटी तो कैपिटल में आ जाएगी, पूंजी में आ जाएगी। तो ये सब अपने डिटेल पढ़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप अच्छे से देख लेना। हाँ, अपन ये जरूर देखा था कि शेयर का लेना देना कैपिटल में आता है, लेकिन शेयर के लेने देने से जो डिविडेंड, जो लाभांश होता है, वो रेवेन्यू में आता है। लोन का लेना देना कैपिटल में आता है, लेकिन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, वो रेवेन्यू में आता है, क्योंकि वो तो सालाना या फिर क्वार्टरली या फिर हर महीने एक लेन देन होता है उनका, तो ये लाभांश का या फिर इसका इंटरेस्ट का, तो इसलिए वो उसमें आता है, रेवेन्यू में आता है, राजस्व में आता है। तो ये अपन ने अच्छे से देखा था। ठीक है, ये कनेक्शन की ग्रांट अपन ने डिस्कस कर ही ली थी। फिर अपन ने देखा था, कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट को डिफाइन करते हैं, वो हम देखते हैं कि भाई असेट बन रहे हैं या घट रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो सोचो आप, मैंने लोन लिया तो कैपिटल रिसीट हो गया, है ना, पूंजीगत आय हो गई मुझे, लेकिन मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, देनदारियां बढ़ गई ना, क्योंकि लोन लिया। तो जब भी देनदारियां बढ़ती है या फिर असेट घटता है, तो क्योंकि मैंने असेट बेचा, अपनी जो प्रॉपर्टी उसको बेच दिया, प्लॉट असेट था उसको बेच दिया तो असेट तो घटा, लेकिन राजस्व मिला, सॉरी, कैपिटल आई मुझे हुई, कैपिटल रिसीट मुझे हुई। तो जब भी असेट कम होता है या फिर देनदारियां बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, मतलब कैपिटल रिसीट हो रही है, पूंजीगत प्राप्तियां हुई, वे प्राप्तियां जो या तो देनदारियां बढ़ाती है या फिर परिसंपत्तियों को कम करती है। तो ऐसे डिफाइन होता है, एग्जाम में ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आगे कैसे भाग गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने कर ही लिए थे। फिर अपन ने देखा था डिफिसिट के लिए, पहले स्टूडेंट्स का बजट अपन ने डिस्कस किया था, वो आज अपन डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा डिफिसिट पे आते हैं। डिफिसिट क्या हो गया भाई, जो बोरोइंग होती है वही फिजिकल डिफिसिट होता है। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू प्लस बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू तो जीरो ही होगा हमेशा, क्योंकि वो बजट डिफिसिट होता है और बजट डिफिसिट तो जीरो ही होना है। तो जीरो प्लस बोरिंग मतलब बोरिंग होगी, मतलब गवर्नमेंट कहीं से भी बोरो कर रही, चाहे डोमेस्टिक से कर रही है, चाहे आरबीआई से कर रही है, चाहे बाहर से कर रही है, टोटल बोरिंग क्या हो जाएगी, फिजिकल डिफिसिट के बराबर हो जाएगी। फिर अपन ने देखा था कि फिजिकल डिफिसिट बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अल्टीमेटली मैंने आपको ये सिखाया था कि उसको तोड़ के आखिरी में यदि बोरोइंग बच रही है तो मतलब फिजिकल डिफिसिट का सही फॉर्मूला है। तो ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया था। ठीक है, ये सब मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया था। हाँ, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द प्रीवियस लोन्स, ताकि गवर्नमेंट अपोजिशन से के हमले से बचने के लिए करती कि भाई साहब ठीक है हमारा फिजिकल डिफिसिट ज्यादा है, लेकिन पुरानी जो सरकारों ने जो लोन ले रखा था भर भर के, उस पर भी तो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो आप प्राइमरी डिफिसिट देखो। उसके अलावा अपन इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखा था, रेवेन्यू डिफिसिट माइनस ग्रांट जो स्टेट को दी गई है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम आ गई थी, तो वो हटा दो, क्योंकि वो तो कैपिटल में काम आ गई थी, अब रेवेन्यू में थोड़ा ना आई, इसलिए ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था। ये सब अपन ने देख लिया था, ये कि ये इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुआ है। तो इकोनॉमिक सर्वे में अपन इनको आराम से बोरोइंग के अंदर रिड्यूस करके अपन आराम से पता कर सकते हैं कि फिजिकल डिफिसिट का सही फॉर्मूला है या नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था, ये अपने को याद रखना बहुत जरूरी है, 9.2% हो गया था फिजिकल डिफिसिट कोरोना के टाइम पे। क्यों? क्योंकि 20 लाख करोड़ का तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज ही ले आई थी गवर्नमेंट, भर भर के गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा था, टैक्स वगैरह तो बिल्कुल कम हो गए थे गवर्नमेंट के ना। भाई फिजिकल डिफिसिट कब बढ़ेगा, जब आय कम हो और खर्चा ज्यादा हो गवर्नमेंट का। आय तो बिल्कुल ही कम हो गई थी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी वगैरह तो कलेक्ट होना ही बंद हो गए थे, सारे प्रतिष्ठान बंद हो गए थे, तो कहाँ से आई होगी। और खर्चा बहुत हो रहा था गवर्नमेंट को, राशन के लिए बहुत खर्चा वो करना था, उद्योगों को रिवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा पैकेज लाने पड़ रहे थे, तो ये 9.2% हो गया था। लेकिन ठीक है, ये तो कैलामिटी थी, तो इसमें ये तो
महामारी थी तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कितना है, 4.3% है बजट एस्टिमेट की 2026-27 का, तो 4.3% अपने को याद रखना है। और अपने को रेवेन्यू डिफिसिट भी याद रखना है 1.5%, कम से कम ये दो तो याद रखनी ही रखनी है अपने को, ठीक है। ठीक है, फिर एस्टिमेट्स अपन ने देख लिए थे, तो 4.3% और 1.5% अपने को याद रखने हैं, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट कब होगा, जब आई कम होगी और खर्चा ज़्यादा होगा। आई कम कैसे कैसे होगी भाई, टैक्स ही नहीं आ रहा, टैक्स बेस ही कम है तो उससे हो जाएगी। टैक्स की चोरी बढ़ रही है, उससे आई कम होगी, है ना। बहुत सारे तरीके थे। टैक्स की रेट कट कर दी, पहले 30% थी या 22% ही कर दी, है ना। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया तो अब प्रतिष्ठान चल ही नहीं रहे, जो कॉर्पोरेट्स वो चल ही नहीं रहे, इनकम नहीं हो रही तो वो टैक्स नहीं देंगे, है ना। इनइफिशियंट पीएसयूज, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, लाभांश नहीं मिलेगा। मान लो जो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से काम ही नहीं करी, इनइफिशियंट है, तो फिर कहाँ से टैक्स मिलेगा। और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गई, लोक लुभावन वाली, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। वॉर हो गई, वॉर होते ही मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, तो पेट्रोल महंगा हो गया तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, तो जितनी भी इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाएगी तो उसमें भी फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी में भी कर दिया यहाँ पे। एक होता है फिजिकल स्टिमुलेशन, रात को प्रोत्साहन, मतलब स्टिमुलेट कर रहे हो आप। स्टिमुलेट मतलब एक तरीके से स्टेरॉइड इंजेक्शन दे रहे हो इकोनॉमी को, मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो इकोनॉमी को। पैसा खर्च कैसे कैसे करते हो, या तो टैक्स रेट को कम कर दो या फिर आप भर भर के पैसा दो, ठीक है। तो टैक्स रेट को कम कर दो या निवेश करो। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे 20 लाख करोड़ का था, वेतन आयोग एट्थ पे कमीशन लग जाएगा तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, 1.5 गुना लगभग उनकी तनख्वाह हो जाएगी, है ना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में वो निवेश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्टेशन, जितनी भी स्कीम्स वगैरह योजनाएं वगैरह है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह ला रहे हैं बीवीजी राम जी, तो पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में, और पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा, ये प्रोत्साहन होगा, स्टिमुलेशन होगा। दूसरा है समेकन, है ना। फिजिकल स्टिमुलेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन, ठीक है। समेकन, इसको हिंदी में बोलते हैं समेकन, ठीक है। वो कंसोलिडेशन भी कंसोलिडेट कर रहे हो आप, मतलब या तो टैक्स रेट को बढ़ा रहे हो, है ना, या फिर आप ड्यूटीज लगा रहे हो, जीएसटी को हाइक कर दिया आपने, ये सब चीज़ें कर रहे हो ना। मितव्ययता के उपाय आपने कर दिए कि भाई फिजूल खर्ची मत करो। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कर दिया जो भी घाटे में चल रहे हैं उनका, तो ठीक है, ये ऑप्शन आएंगे तो आप आराम से टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा कैसे बचा सकती है, तो वो फिजिकल कंसोलिडेशन हो गया, तो ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है। फिर गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में और ग्रोथ रेट भी अच्छी चल रही है, बेरोजगारी की कम दर है, स्थिर जीडीपी है, और मुद्रास्फीति और ब्याज दरें भी कंट्रोल में है, तो कोई अच्छी बात है ये तो, ठीक है। फिर अपन ने देखा था हाई फिजिकल डिफिसिट होने के नुकसान क्या क्या है, ये मेंस की चीज़ है वैसे, लेकिन मैंने बताया था आपको कि जिसके कर्जा ज़्यादा है तो उसको लोन भी फिर ज़्यादा ब्याज में मिलेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा तो फिर ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, तो इस तरीके से एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है, जो रेटिंग एजेंसी होती है, मूडीज होती है, फिच होती है, और S&P होती है ग्लोबल, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, क्रेडिट रेटिंग को गिरा देती है, मतलब विश्वसनीयता कम हो गई, गवर्नमेंट बॉन्ड की विश्वसनीयता कम हो गई, तो वो बॉन्ड ज़्यादा पैसों में मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हो गया साहब। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, गवर्नमेंट इस फिजिकल डिफिसिट से, डिफिसिट ज़्यादा हो गया, बोरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, बोरिंग ज़्यादा करेगी तो मार्केट से पैसा खींचेगी गवर्नमेंट, तो फिर प्राइवेट जो लोग हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि लोगों ने तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, अब कंपनियों के पास पैसा ही नहीं बचा। इसको बोलते हैं हासमान इफेक्ट, हासमान प्रभाव या क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। एक मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाया गया है तीन चीज़ों से मिलकर, फिजिकल डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट और इससे इन्फ्लेशन से मिलके, यार ये कैसे चल रहे हैं, फिजिकल डिफिसिट कंट्रोल में है या नहीं है, करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्रोल में है या नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या नहीं है। यदि तीनों कंट्रोल में, तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिकली कंट्री में सब कुछ सही चल रहा है, और नहीं तो फिर वल्नरेबल है कंट्री, ठीक है। तो ये देख लिया था अपन ने, ठीक है। ये नीचे टिक हो जाता है तो आगे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। लाफर कर्व अपन ने पढ़ा था क्या, भाई जैसे जैसे क्या हम टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम 100% टैक्स रेट कर देंगे तो रेवेन्यू होगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग काम करना बंद कर देंगे, क्या मतलब है, लोग काम क्यों करेंगे, गवर्नमेंट को कमा कमा थोड़ देंगे। टैक्स रेट को हम जीरो कर देंगे तो क्या फिर हमें टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा, नहीं होगा, जब टैक्स रेट ही जीरो होगी तो कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पीक आता है जहाँ पे मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन होता है, तो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच का जो ग्राफ है वो इन्वर्टेड यू शेप करवाता है, ठीक है, ठीक है, डिस्टोर्टेड यू शेप कर्व अपन बोल सकते हैं।
फाइनेंस डिफिसिट, अब भाई घाटे का वित्त पोषण कैसे करे, घाटा तो हो गया, डिफिसिट तो हो गया, या तो आरबीआई को बोलो कि भाई तू प्रिंट करके दे, लेकिन प्रिंट करके देने से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, वेनेजुएला ग्रीस वगैरह की तरह। ठीक है, और क्या तरीके होते हैं भाई, बोरोइंग करो, बोरोइंग कहाँ कहाँ से कर सकते हो, मार्केट से करो, बाहर से करो, है ना, तो मार्केट से बोरोइंग करो, लेकिन मार्केट से बोरोइंग करने में क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, कंपनियों के लिए पैसा नहीं बचता। ठीक है साहब। फिर अपन ने देखा था डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% है बजट 2026-27 का। ठीक है साहब। फिर अपन ने देखा था कि भाई अपना जो डेट है, जो कर्जा है गवर्नमेंट पे, बाहर से नहीं है, ज़्यादा इंटरनली है। ठीक है, और बाहर से जो थोड़ा बहुत भी है वो इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, ऐसे बाहर से मार्केट से नहीं लिया हुआ अपने, ये अच्छी बात है ना। और जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब उनका जो मेच्योरिटी है बॉन्ड्स का वो लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं कि भाई कल ही गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अच्छा अच्छा काम चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने देखा था कि भाई ये फिजिकल डिफिसिट कंट्रोल में नहीं आता, तो इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या एफर्ट मारे गए। तो एफआरबीएम एक है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिजिकल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उस एक्ट की, ताकि फिजिकल कंट्रोल में रहे और बजट पूरी तरीके से मैनेज में रहे। कब आया, 2003 में आया। इसने अलग अलग टारगेट सेट किए, तो वो अपन देख लेंगे। फिजिकल डिफिसिट 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए 2008 तक। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो कि 2008 में ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, वो यूएस का हाउसिंग बबल फूट गया, तो फिर फिजिकल डिफिसिट अपना वैसे ही बाहर चला गया। तो फिर वापस 2016 में एफआरबीएम रिव्यू पैनल आया, उसने फिर अलग से टारगेट सेट किए 2023 के लिए। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है एफआरबीएम, है ना। रेवेन्यू डिफिसिट का टारगेट 0% 2008 तक, तो इसके टारगेट 2008 तक थे, 2003 में आया था। और राजस्थान ने कब अडॉप्ट किया इसको, अपने देखा था 2005 में अडॉप्ट किया था राजस्थान ने इसको। ठीक है, तो ये अपने देख लिया था। इसके तहत 3 डॉक्यूमेंट मस्ट है बजट के साथ प्रेजेंट करना, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, राजकोषीय नीति रणनीति, मध्य अवधि राजकोषीय नीति और व्यापक आर्थिक ढांचा विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर एनके सिंह कमेटी, या एनके सिंह साहब ही आगे जाके 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने, इससे पहले एफआरबीएम रिव्यू पैनल के हेड थे ये। ठीक है, इन्होंने दिया कि एक तो डेट टू जीडीपी रेशियो को, उसने एफआरबीएम पैनल एक्ट ने कोई डेट टू जीडीपी रेशियो की बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक और पैरामीटर जोड़े यार, डेट टू जीडीपी रेशियो को जोड़ो कि 60% होना चाहिए टोटल, जिसमें 40% सेंटर का और 20% स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, ताकि भाई सबसे पहले तो आप जो लोन ले रहे हो उसको तो कंट्रोल में रखो, चलो ठीक है। उसके बाद में फिर फिजिकल डिफिसिट पे भाई 2.5% होना चाहिए जीडीपी का 2023 तक। ठीक है भाई साहब, है ना। और रेवेन्यू डिफिसिट को आप कम करते करते जीरो मत करो, लेकिन कम से कम 0.8% ले आओ 2023 तक। लेकिन ये भी फेल हो गए भाई। हम जो प्लान बनाते हैं वो हर बार जरूरी थोड़ा ना है कि भाई सफल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता जीवन में। लेकिन क्या गवर्नमेंट बजट लाना छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट तो बजट ला रही है हर साल। तो ऐसे ही हमें भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, चलते रहो, है ना, एक दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अपन ने देख लिया था। फिर 15 फाइनेंस कमीशन और 16 फाइनेंस कमीशन को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली बात तो अपन सीधा कंपेयर ही कर लेते ना, तो ये पांचों के नाम याद रहने चाहिए आपको। 16 फाइनेंस कमीशन, आज 1 अप्रैल को मैं लेक्चर ले रहा हूँ और 1 अप्रैल 2026 से ही ये 16 फाइनेंस कमीशन लागू हो गया। और कब तक रहेगा ये? 2031 तक रहेगा, 5 साल तक। ठीक है, 31 मार्च 2031 तक ये इसकी रिकमेंडेशन लागू रहेगी। फिर 17 फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, वो देगा अगले 5 साल के लिए। ये पिछले 2-2.5 साल इन्होंने सारे राज्यों में घूमे, 2-2, 3-3 महीने रहे हर राज्य में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से बात की इन्होंने कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर फिर इन्होंने डिवोल्यूशन किया। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ग्रांट और फिस्कल रोड मैप। ठीक है, चौथा याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये कोई मतलब है नहीं। फिस्कल रोड मैप मतलब अल्टीमेटली बताते कि भाई क्या होना चाहिए। जैसे 16 फाइनेंस कमीशन ने फिस्कल रोड मैप में क्या बताया कि भाई साहब 3.5%, इनको पता है कि भाई ऐसे बहुत ज्यादा हार्स रख देंगे, 2.5% रख देंगे तो हो नहीं पाएगा। तो इसने कहा कि भाई 2030-31 तक आप 3.5% तो लाओ जीडीपी का। ठीक है, ये 16 फाइनेंस कमीशन है। और स्टेट्स को कहा कि तुम 3% पे रखो फिजिकल डिफिसिट को अपने जीएसडीपी का। ठीक है साहब, तो ये फाइनेंशियल रोड मैप भी इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो 16 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना है? 41% इन्होंने बोला, इसके बराबरी कर दिया यहाँ पे 41%। ठीक है साहब, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन सबका अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है? 42%, 17%, 10, 10, 10, 10। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स है वो अभी अपन देख लेंगे। तो ये 6 पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, ग्रांट अनुदान में 15 फाइनेंस कमीशन में 5 टाइप की ग्रांट थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, फालतू की ग्रांट हटाओ, सिर्फ 2 ही ग्रांट रखो, एक लोकल बॉडीज को ग्रांट, एक डिजास्टर मैनेजमेंट की ग्रांट। ठीक है, तो 16 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में ये कंपेरिजन है साहब। ठीक है, अरविंद पनगड़िया साहब, नी जॉर्ज मेथू, मनोज पांडा, टी रविशंकर और सौम्या कांति घोष, 4-5 बार इनको रिवाइज करोगे तो आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है,
फिर ये 15th और 16 को आप कंपेयर कर लेना। देखो 14th में 1971 की पॉपुलेशन ली गई थी, लेकिन 15 और 16 में 1971 की पॉपुलेशन क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है, वो काम की नहीं है। हाँ, 2011 की पॉपुलेशन दोनों में ली गई है। तो अब इसमें आप ध्यान रखना बस, इनकम डिस्टेंस 42.5% है और 2011 की पॉपुलेशन 17.5% है। बाकी सब 10-10-10 है। एरिया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है। ये टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट हटा दिए गए जो कि 15 फाइनेंस कमीशन में था। अब कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इससे क्या है, ये साउथ वाले स्टेट खुश हो जाएंगे कि हाँ जीडीपी हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो उनको खुश करने के लिए ये थी। ठीक है, कुछ सबको रखना पड़ता है। ग्रांट मैंने बताया था, जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो ग्रांट दो टाइप की है, एक लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट, एक डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट। उसमें भी अपन ने देखा था कि लोकल को ज़्यादा है, लगभग 7.91 लाख करोड़। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की ग्रांट लगभग 1.55 लाख करोड़ है। टोटल जो ग्रांट है वो आपको याद रखनी है 9.47 लाख करोड़। ठीक है, 9.4, लगभग 10 लाख करोड़ से नीचे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में फायदा होगा इसमें, कि 10 लाख करोड़ से ऊपर मान लो 2-3 ऑप्शन है तो उनको वैसे आप काट देना। ठीक है, ये जो अर्बनाइजेशन प्रीमियम है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जैसे जयपुर में मान लो बाहर से लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, तो जयपुर के आसपास यार ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ धर्मशालाएं कुछ ऐसी बना दो, जेडीए के अंदर ले आओ उन चीज़ों को, ताकि वो लोग आके यहाँ पे ढंग से बच सके। इसमें 2 सिटीज राजस्थान की भी है, उनको ग्रांट मिलेगी, एक जोधपुर है और एक एक जयपुर है। ठीक है, ये जोधपुर और जयपुर 16 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, तो ये अपने देख ली थी, जोधपुर और जयपुर। ठीक है साहब, ये था। राजस्थान को कितना मिल रहा है? 5.96%। देखो राजस्थान का कम हुआ है, 6.03% था पहले, लेकिन अब 16 फाइनेंस कमीशन में 5.93 रह गया। सबसे कम सिक्किम को मिल रहा है 0.34%, ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा तो यूपी को मिल रहा है 17.62%। क्यों? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एरिया भी ठीक ठाक है। तो आपको पता है कि इनकम और उतना अमीर भी नहीं है, गरीब है राज्य एक तरीके से यूपी, है ना। तो फिर ज़्यादा मिलना ही है, क्योंकि देखो हर पैरामीटर में यूपी आगे, कहाँ गया, कंपेयर किया था ना, आगे देखो इनकम डिस्टेंस में भी यूपी आगे आएगा, क्योंकि गरीब राज्य है तो ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो देखो ये ज़्यादा परसेंटेज है तो यूपी को वैसे ही ज़्यादा परसेंटेज मिलना चाहिए। एरिया भी अच्छा खासा है। ठीक है, उसके अलावा फॉरेस्ट भी ठीक ठाक है, कुछ नेशनल पार्क वगैरह है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम है मान लिया, लेकिन बाकी पैरामीटर्स वो हो रहे तो उसको ज़्यादा मिलना ही है। ठीक है, यूपी को। ठीक है साहब, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप आपने देख लिया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर ईडी आता है, और ईडी 2 लॉज को अप्लाई करवाता है। ठीक है, कौन कौन से? फेमा और पीएमएलए। ध्यान रखना फेरा नहीं आता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ईडी के अंदर नहीं आता, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, पीएमएलए और फेमा। ठीक है साहब, ये अपन ने देखा था। स्पर्श जो पोर्टल है, एसएन स्पर्श, मतलब आप सीधा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए आप पैसा ट्रांसफर करो उसी दिन, या फिर हैंड टू हैंड ही जब वो पैसा काम आ रहा है। पहले से ऐसा नहीं कि 10 महीने पहले ही या फिर बजट पास हो उसी दिन कर दो। उससे क्या है कि साइफनिंग होती है मनी की इधर उधर, और गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट का भार बढ़ता है कि गवर्नमेंट पहले से ही लोन लेके रखे और फिर वो धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, जस्ट इन टाइम फंड ट्रांसफर के लिए तो ऐसे काम करती रहती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब आज का लेक्चर शुरू होगा इतनी देर में, तो ये रिवाइज करना जरूरी था ताकि आपको भी याद हो जाए, लगे हाथ। ओके जी। तो अब इस साल का बजट पढ़ लेते हैं अपन, आधे घंटे में इस साल का बजट अपन खत्म कर देंगे। क्या क्या है इस साल के बजट से, एक क्वेश्चन आना जरूरी होता है हर साल, और मेंस में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये पिछली बार एमएसएमई का आया था। थीम क्या है? युवा शक्ति ड्रिवन बजट। अब देखो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं लिखा होता कि इस साल के बजट की थीम क्या है, लेकिन मोटा मोटा जो ऊपर लिखा हुआ है कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। ठीक है, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म और रिटोरिक और पीपल और पॉपुलिज्म। ये मतलब ये बोला है उन्होंने कि भाई हम लोगों को ऊपर रखेंगे। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि भाई लोगों को खुश करने के लिए, वोट गेन करने के लिए लोगों को खुश किया जाता है ना, उसके ऊपर हम लोगों की स्किल वगैरह डेवलप करेंगे। तो ठीक है, इनके वो है। तो थीम अपने को याद रखनी, युवा शक्ति ड्रिवन बजट। ठीक है, अब देखो बजट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, FY 26 मतलब बजट 2026 मतलब 1 अप्रैल 2026 से चालू होकर 31 मार्च 2027 तक ये लागू रहेगा। ठीक है, आज से चालू होगा और 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। ठीक है, बजट शब्द कहाँ से है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ बजट शब्द। ठीक है, बुगेट कुछ भी बोल लो इसको, लेदर बैग होता है, फ्रेंच वर्ड है, लेदर बैग को बोलते थे, जिसमें पर्स हो गया एक तरीके से, गवर्नमेंट का पर्स ही तो ये एक तरीके से ना। फिर इसको बजट बोल अपभ्रंश होके
अपभ्रंश होके बजट इसको, सॉरी अभी ऑफिस में कोई नहीं है, रात के 3 बजे से आवाज़ आएगी तो फिर थोड़ा तो डर लगेगा ना ऐसे एकदम से। ठीक है, तो बजट क्या है, एक एक पर्स है जिसमें गवर्नमेंट वो करती है, अपने पैसों का आदान प्रदान करती है। अब लेकिन ये लेदर बैग पहले लाते थे जिससे कांग्रेस गवर्नमेंट वगैरह के टाइम था, लेकिन 2017 में ये प्रैक्टिस अबेंडन कर दी गई और अब लाल बैग के, लाल कपड़े का होता है उसके अंदर, अब आईपैड होता है तो वो लाल उसका कवर होता है, तो मतलब ठीक है, सिंबॉलिक है वो एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ठीक है कब ये रिप्लेस किया गया। ठीक है, युवा शक्ति ड्रिवन बजट, तो ये थीम हो गया एक तरीके से। 3 कर्तव्य जिन पे फोकस किया गया है, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य एंड थर्ड कर्तव्य। अब ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ऑप्शन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कर्तव्य मेंशन्ड इन द बजट, निम्न में से कौन सा बजट में उल्लेखित एक कर्तव्य नहीं है। तो 3 कर्तव्य दे देगा, एक ऐसा कुछ रैंडम दे देगा। तो पहला कर्तव्य इसमें है कि भाई आपको आर्थिक विकास को गति देना है, उसको बनाए रखना है, सस्ने मतलब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और फिर उसको बनाए भी रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आज 8% कर दी फिर आगे 2% ही हो रही है, तो आपको आर्थिक विकास को गति देनी है और उसको बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद में लोगों की सुननी है, लोगों के एस्पिरेशंस है उनको आपको फुलफिल करना है। ठीक है साहब, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। राइट, आर्थिक विकास तो कैसे भी हो सकता है, अंबानी अडानी और इन सबको कर दो तो मैक्सिमम लोगों की सुननी है। और सबका साथ सबका विकास लास्ट है, थर्ड कर्तव्य। ठीक है, देखो लोगों की एस्पिरेशन मतलब आपने हेल्थ में उनको अच्छा कर दिया, उनकी स्किल डेवलप करवा दी, एजुकेशन उनको दे दी, तो ये सब करना है। अब किन लोगों की, सबका, सब लोगों की, सबको करना है। आपको महिलाओं को भी ध्यान रखना है, आपको दिव्यांग को भी ध्यान रखना है ना, आपको SC ST मार्जिनलाइज लोगों को भी ध्यान रखना है। तो सबको, सबका साथ सबका विकास। तो 3 कर्तव्य हो गए। पहला कर्तव्य हो गया कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना है, उसको बढ़ाना है और मेंटेन रखना है, एक्सेलरेट करना है, देन यू टू मेंटेन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज यू टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड द थर्ड थिंग इज सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कौन से लोग, सब लोग। ठीक है, तो कर्तव्य, क्यों कर्तव्य वर्ड कहाँ से है, ये कर्तव्य भवन, ये 1 2 3 3 कर्तव्य भवन हो गया। पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज थी दिल्ली में, सेंट्रल विस्टा आपने देखा होगा, क्या नाम है ये, इंडिया गेट और इसके क्या नाम है इसका, राष्ट्रपति भवन के बीच में। तो मिनिस्ट्रीज पहले स्कैटर्ड थी, जैसे कृषि भवन अलग है, शास्त्री भवन अलग है, निर्माण भवन अलग है, तो अलग अलग भवनों में मिनिस्ट्री चलती थी। कुछ कुछ मिनिस्ट्री तो रेंटेड उसमें चलती थी, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेंट भी देना पड़ता था उनका। ठीक है, बिल्डिंग्स पुरानी हो गई थी, जर्जर हो गई थी, उस टाइम आज़ादी के टाइम की बिल्डिंगें थी, उससे पहले की बिल्डिंगें थी। उसके अलावा उनमें जैसे मॉडर्न एमिनिटीज़ नहीं थी, तो ये सारी दिक्कतें थी। तो फिर अब नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर नई पार्लियामेंट बनी, वैसे ही नई कर्तव्य बने। तो ये इसीलिए कर्तव्य, 3 कर्तव्य नाम दे दिया गया उनका। ठीक है, तो जैसे ये थोड़ा सा ये आपके काम का नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया कि जैसे 3 कर्तव्य भवन है ना, 1 2 3, तो एक पूरी बिल्डिंग में तो वित्त विभाग चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री चल रही है। उसके बाद जैसे कर्तव्य भवन 2 है, दूसरी बिल्डिंग में 5वीं और 6ठी मंजिल पे, ये 7-8 मंजिला है ये, तो 5वीं और 6ठी मंजिल में रक्षा भवन चल रहा है और तीसरी मंजिल में कृषि एवं किसान कल्याण चल रहा है। ये पहले कृषि भवन अलग से चलता था। ठीक है, विधि एवं न्याय डिपार्टमेंट चल रहा है इसमें, कल्चरल मिनिस्ट्री चल रही है दूसरी मंजिल पे, है ना, ये इस तरीके से ना। और कर्तव्य भवन 3 में सबसे ऊपर गृह मंत्रालय चल रहा है, तो इस तरह विदेश मंत्रालय है, ये इस ग्रामीण विकास मंत्रालय दूसरी मंजिल पे चल रहा है। तो ये 3 जो बिल्डिंगें हैं, ये इनको कर्तव्य भवन बोलते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अब इन बिल्डिंगों में हैं। ठीक है, ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके लिए। तो 3 कर्तव्य अपने देख लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल्स पार्टनरशिप और सबका साथ सबका विकास। अब इन तीनों के अंदर फिर पूरा बजट इन्होंने डिवाइड कर दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराएंगे, अलग अलग अपने जो क्या नाम है डिपार्टमेंट से अलग अलग जो क्या बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, ज़्यादा रात को लेक्चर लेने का ये नुकसान हो जाता है, अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करेंगे। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को आपने डेवलप कर दिया, केमिकल सेक्टर को आपने डेवलप कर दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसको आपने डेवलप कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग को आपने डेवलप कर दिया। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे। ठीक है, पीपल्स पार्टनरशिप, आपने टूरिज्म को डेवलप कर दिया, हेल्थ को डेवलप कर दिया, आपने एजुकेशन को आपने स्ट्रेंथन कर दिया, तो पीपल का डेवलपमेंट वैसे ही होगा। ठीक है, और लास्ट में सबका साथ सबका विकास में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं लाया, दिव्यांगों के लिए अलग योजनाएं ले आई आप, है ना, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं ले आए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग योजना ले आए, क्योंकि सबका साथ में एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है उनको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, यूजली वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से 3 में बांट दिया। अब अपन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो प्री के लिए वो अपन पढ़ेंगे, बाकी मेंस के लिए अपन मेंस के टाइम पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये देखा था बजट में अलग अलग तरीके से आय होता है, व्यय होता है। ठीक है साहब, अब देखो इनकम साइड, आय कहाँ से होती है, रूपी कम्स फ्रॉम, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सीधा सीधा पूछ लेता है कैसे।
इनकम सब ज़्यादा होती है बोरोइंग से मतलब ये तो गलत बात हो गई, लेकिन है ये सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से, रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग से, उधार लेके। उधार कहाँ कैसे कैसे ले रहा है, डोमेस्टिकली उधार ले रहा है, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड जारी कर दिए, गवर्नमेंट आरबीआई से उधार ले रहा है, गवर्नमेंट बाहर से उधार ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से उधार ले रहा है। तो उधार एंड लायबिलिटी सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स है, ठीक है, गलत बात है लेकिन है। उसके बाद में इनकम टैक्स आता है, ठीक है, तो ये आईसीजी याद रख लेना आप, आईसीजी कॉलेज यहाँ पे मानसरोवर में, ठीक है, तो आईसीजी आप याद रख लेना, इनकम टैक्स, देन कॉर्पोरेशन टैक्स, देन लास्ट में जीएसटी, ये ऑर्डर आप याद रख लेना। तो सबसे ज़्यादा बोरिंग से, फिर इनकम टैक्स से, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से, फिर जीएसटी से, फिर एक्साइज और कस्टम से। तो ये तो याद रखो नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्साइज फिर लास्ट में कस्टम। कस्टम से तो बाहर जो माल आयात निर्यात होता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उसको तो कितना ही मिलता होगा। एक्साइज में जैसे मेजर हो जाता है, जैसे क्या नाम है, लिकर वगैरह पे, और लिकर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती नहीं है, तो ये इस पे हो जाता है फ्यूल वगैरह पे एक्साइज ड्यूटी लेता है, जैसे पेट्रोल वगैरह पे, डीजल वगैरह पे, तो उससे ठीक ठाक इनको कमाई हो जाती है। पर आगे पढ़ेंगे अभी टैक्स जब पढ़ेंगे तो, ठीक है, ठीक है। रूपी कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से रुपये आता है उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा बोरिंग से आता है, फिर आईसीजी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड जीएसटी, फिर उसके बाद में एक्साइज, कस्टम, और फिर नॉन डेट जो कैपिटल है। नॉन डेट कैपिटल में एक तो डेट कैपिटल हो गई, डेट मतलब उधार ले लिया, नॉन डेट कैपिटल जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया, अपने शेयर बेच दिए, तो वो नॉन डेट कैपिटल हो गया, ठीक है। और इनके परसेंटेज याद नहीं रखना है। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सीधे सीधा ऑर्डर पूछ सकता है। जैसे ये देखो आर 2016 में ऑर्डर पूछा था कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, घटते क्रम में जमाओ, कैसे कैसे राजस्व प्राप्त होता है, तो उस टाइम के हिसाब से ये उत्तर आ जाएगा। इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम के हिसाब से उत्तर अलग था, ठीक है, बट आज के हिसाब से उत्तर क्या होगा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, तो 3 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉर्पोरेशन टैक्स सेकंड हो जाएगा। अब देखो 2016 में जीएसटी नहीं आया था, तो उस टाइम सर्विस टैक्स नाम की भी चीज होती थी, अब तो सर्विस टैक्स खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। और फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, तो 1, तो 3 to 1 है ना। तो आज के हिसाब से इसमें आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस टैक्स इसमें आगे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकम साइड, इनकम साइड पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसमें कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट होती है। एंड ये सीधा सीधा संविधान में भी लिखा हुआ है कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाकी एक्सपेंडिचर से अलग रखना है, ठीक है, सादा सीधा सीधा संविधान में लिखा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट को अलग अलग इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे क्या है भाई, कौन ज्यादा होगा, हमेशा रेवेन्यू वाला ज्यादा होगा, चाहे वो रिसीट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, है ना। राजस्व आय ज्यादा होगी राजस्व से, कैपिटल आई से, और राजस्व व्यय भी ज्यादा होगा कैपिटल व्यय से। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा व्यय जो होता है राजस्व में ही होता है। सैलरी देनी होती है, पेंशन देनी होती है, डिपार्टमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सब्सिडियां देनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मोस्टली जो चीजें हैं, मोस्टली जो स्कीम्स है वो राजस्व वाला खर्चा ही होता है। तो ऑफकोर्स राजस्व व्यय ज्यादा होगा कैपिटल व्यय से, और राजस्व आय भी ज्यादा होगी। जो टैक्स और नॉन टैक्स की जो आय होती है वो मोस्टली राजस्व होती है ना। कैपिटल रिसीट तो क्या होती है, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, लोन वगैरह होता है, वो तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली डेटा याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, रेवेन्यू वाला पार्ट ज्यादा होगा बजट में बस, ठीक है। अब खर्चा कहाँ का होता है भाई, ज्यादा सब ज्यादा कहाँ है, तो एक तो स्टेट शेयर में सब ज्यादा चले जाता है। अपने देखा था फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि भाई 41% तो 100, मान लो सीएफआई में 100 रुपये पड़े तो 41 तो ले भाई इनको दे तू सीधा सीधा, तो स्टेट शेयर तो सब ज्यादा चले ही चले जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में फिर इंटरेस्ट पेमेंट। अब जब इनकम सबसे ज्यादा बोरोइंग से हो रही है, अपने देखा ना, रूपी कम्स फ्रॉम, सबसे ज्यादा बोरोइंग से हो रही है, तो इसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट का। तो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो इंटरेस्ट पे हो रहा है, मतलब ब्याज चुकाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, बताओ। तो ये दो तो सेंटर के कोई काम की नहीं रहे, ये तो स्टेट को दे दिया और ये ब्याज में दे दिया। अब देखते हैं, अब सेंट्रली सेक्टर स्कीम हो गई, फिर डिफेंस में, फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, फिर फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट बोली है, 2 टाइप की ग्रांट है, और फिर लास्ट में सब्सिडीज में। तो ये ऑर्डर भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सब ज्यादा किस में जाता है, सेंटर का, स्टेट का जो शेयर है सेंटर में 41% उसमें चले जाता है, ठीक है। उसके बाद में बोरोइंग का जो इंटरेस्ट पे किया है उसमें चले जाता है। उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर स्कीम का नंबर आता है। सेंट्रल सेक्टर में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, तो इसलिए वो। फिर डिफेंस हो गया, फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। बताओ सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कम क्यों है, क्योंकि इसमें तो 60-40 ही देना पड़ता है, तो इस सेंटर को 60 ही देना पड़ता है, 40 तो खुद स्टेट लेते हैं, मतलब यूजुअली 60-40 होता है। जैसे बीवी राम जी में 60-40 नहीं है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो 100% सेंटर को देना पड़ता है, तो खर्चा ज्यादा होगा ही भाई, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी आप याद कर लेना, ठीक है साहब। सबसे लास्ट में सब्सिडीज होगी। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स। तो अब देखो ये थोड़ा सा अपने बजट एज ए ग्लांस नाम से एक वो आता है, पीडीएफ आती है अलग से फाइनेंस मिनिस्ट्री की उस साइट पे, उस पे ये दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा यदि हम सेक्टर वाइज देखें, है ना, मेजर आइटम्स पे, तो ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, फिर डिफेंस पर है, फिर रूरल डेवलपमेंट पर है, फिर होम मिनिस्ट्री। तो ये सारा याद करना है कि नहीं याद करना। यदि सेक्टर आइटम पूछा तो ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर डिफेंस पे होता है। लेकिन यदि मिनिस्ट्री वाइज पूछे, अब देखो ट्रांसपोर्ट में तो रेल भी आ गया,
ट्रांसपोर्ट में तो हाईवे भी आ गया साहब, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में तो पोर्ट्स वाला भी आ गया, सब कुछ इनलैंड ट्रांसपोर्ट भी आ गया, तो ये सारे ही आ गए इसमें तो और जबकि हाईवे मिनिस्ट्री अलग है, रेलवे मिनिस्ट्री अलग है, तो यदि मिनिस्ट्री वाइज पूछे तो सब ज़्यादा डिफेंस में है, ठीक है, सब ज़्यादा डिफेंस में मिनिस्ट्री वाइज पूछे तो, और यदि आइटम वाइज पूछे तो ट्रांसपोर्ट में सब ज़्यादा है, तो बस इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, अपने देख लिया था, राजस्व व्यय ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये तो देखो इतना ज्यादा है, इतना कम है। अच्छा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये अपन आप ही देखेंगे भाई। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अपन ने देख लिया कि आप पुलिया बनाने पे वो कर रहे हो, आपने लोन दे दिया, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट इन एड कैपेक्स। देखो, आपने स्टेट को ग्रांट दिया था, सेंटर ने स्टेट को ग्रांट दिया था, तो किस में काउंट हुआ था, वो रेवेन्यू में काउंट हुआ था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हुआ था। लेकिन उस स्टेट ने, भजनलाल ने जाके वहां पे पुलिया बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, कुछ कैपिटल में खर्चा कर दिया, तो वो तो दिया आपने ग्रांट था, लेकिन काम कैपिटल में लिया, तो वो तो सेंटर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होना चाहिए ना, कायदे की बात हुई है। इसलिए इफेक्टिव कैपेक्स क्या होता है, इफेक्टिव कैपेक्स की यदि मैं बात करूं, इफेक्टिव कैपेक्स की मैं बात करूं तो होता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस grant in it, grant that has been used, that has been used in capital creation, स्टेट के द्वारा जो ग्रांट कैपिटल क्रिएशन में काम में ले ली गई वो, ठीक है। तो नीचे मुझे टिक ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ग्रांट इन एड जो कि कैपेक्स में काम में ले ली गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, तो हमेशा जो इफेक्टिव कैपेक्स होगा ना वो ज्यादा होगा, दोनों का सम होगा। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 12.2 लाख करोड़ है, ये याद कर लेना आप, ये अलग से डेटा इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है कि कैपिटल बनाने के लिए कितना खर्चा कर रही है इस बजट में गवर्नमेंट, 12.2 लाख करोड़ कर रही है। टोटल बजट कितने का है, लगभग 53.5 लाख करोड़ का है, ठीक है, ये टोटल बजट है अपना। इसमें से गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है कैपेक्स में, 12.2 लाख करोड़। लेकिन गवर्नमेंट कुछ ग्रांट भी दे रही है स्टेट्स को, वो स्टेट आगे जाके क्या करेंगे, कैपिटल बनाएंगे उसकी, ठीक है। तो ये ग्रांट इन एड कैपेक्स हो गया, 4.9 हो गया, इन दोनों का सम हम करेंगे तो इफेक्टिव कैपेक्स हो जाएगा 17.1 लाख करोड़, ठीक है। ये तो मोटा मोटा याद रखना है अपने को। कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.4% है, ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये वही है, बस ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ये लाख करोड़ में था, ठीक है। जीडीपी अपनी कितनी है, नॉमिनल जीडीपी हमने देखे तो लगभग 354 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा ही होगा, ये देखो ये सब ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जो आपको ब्लैक वाली जो डंडी दिख रही है सब ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। और फिर उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो कम है, और ग्रांट इन एड कैपेक्स ये उससे भी कम है, बिल्कुल ठीक है साहब। डिफिसिट अपन ने ये वाली टेबल देख ली थी पिछली बार, 4.3 और 1.5 अपने को याद रखना है। तो ये क्योंकि इस साल के बजट को अपन दोबारा रिवाइव कर रहे हैं तो इसलिए दोबारा आ रही हैं सब चीज़ें। ये वाला भी अपने देख लिया था, अभी रिवीजन के टाइम ही देखा था, ठीक है साहब। ट्रेंड्स इन टैक्स रिसीट, ये ध्यान रखना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो अपना कितना है, 11.2% है, ये ध्यान रखना। और ये जो ओईसीडी कंट्रीज होती है जैसे डेनमार्क है, डेनमार्क का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, 45% है, सोचो मतलब इतना सारा टैक्स वहाँ पे कलेक्ट होता है मैक्सिमम। ओईसीडी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री जो उनमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, 37% है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा मिलता है अपने को या डायरेक्ट टैक्स ज्यादा मिलता है। ऑफकोर्स डायरेक्ट टैक्स ज्यादा मिलता है, अपने देखा ना, रूपी कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर जीएसटी वगैरह आते हैं, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम आते हैं। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो सबसे ऊपर है, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स ज्यादा मिलता है अपने को इनडायरेक्ट टैक्स से। तो यहाँ पे देख लो आप, डायरेक्ट टैक्स कितना है, 6.9% है जीडीपी का, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 4.3%। क्या इतना डेटा याद रखना है, नहीं याद रखना आपको, बस इतना याद रखना है कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है देन इनडायरेक्ट टैक्स, पहली चीज याद रखनी है अपने को। दूसरा, टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.2% है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है साहब। अब आ जाते हैं अपन एक्चुअली जो बजट में किस किस सेक्टर्स पर फोकस किया गया कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। जो 3 कर्तव्य थे ना, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, लोगों को एस्पिरेशन को फुलफिल करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। तो क्या क्या किया गया भाई, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, तो उसके लिए आया बायो फार्मा शक्ति मिशन लाए गए। तो अब इनमें क्या क्या याद करना है, जो मैंने लाल लाल कर दिए ना प्रीलिम्स के लिए, बस उतना याद करना है। मेंस के लिए फिर अपन आगे देखेंगे, मेंस के टाइम पे कोई इशू नहीं, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा मेंस के टाइम, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, बस मेंस की चीजें पढ़ा दूंगा आपको 4-5 घंटे में पूरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। ठीक है साहब, तो बायो फार्मा शक्ति एक मिशन लाया गया, 10,000 करोड़ का आउटले 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 साल के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का आउटले।
बायोफार्मा शक्ति में सीधा सीधा ऑप्शन आ सकता है। मतलब वही अगर बजट में कौन कौन से प्रावधान है, एक बायोफार्मा शक्ति का जाएगा, एक टेक्सटाइल का जाएगा, अलग अलग आउटले आ जाएंगे उनमें, है ना। तो एक ही इंपॉर्टेंट 10,000 करोड़ का नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है साहब। अब वैसे देख लेते हैं अपन बायोफार्मा होती क्या है भाई। बायोफार्मा क्या, जैसे एक तो होता है फार्मा होती है, मतलब आप केमिकल्स की मदद से आप ड्रग्स बना रहे हो, तो वो तो फार्मा हो गई। एक बायोफार्मा होती है जिसमें आप बायोलॉजिकल एलिमेंट्स से आप फार्मा बना रहे हो, मतलब आप दवाई बना रहे हो। जैसे आपने बैक्टीरिया लिया, उससे दवाई बना दी, वायरस लिया, कोई विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, इनसे जब दवाई बनाते हो उसे बायोफार्मा बोल देते हैं। जैसे वैक्सीन बनाते हैं तो आपने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आपने पढ़ी होगी, वो अपन बना लेते हैं। उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिससे कैंसर ट्रीट हो रहा है, वो बायोफार्मा में काउंट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें होती है बायोफार्मा की आजकल तो, ठीक है। तो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आउटले नेक्स्ट 5 साल के लिए, ताकि हम जो मेडिसिन है उसके क्षेत्र में भी आगे बढ़े, ठीक है साहब। उसके अलावा ये राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अभी कितने 7 हैं, फ्यूचर में 10 करेंगे, इनको 3 बढ़ा दिए गए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, बस इतना याद रख लेना, 7 से अब 10 करने का प्रावधान हो गया, 7 से 15 नहीं, 7 से 10, ठीक है। बस बायोफार्मा शक्ति 10,000 करोड़ आउटले फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, इतना याद रखना है अपने को। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या किया जाएगा, 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव किया जाएगा। लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर मतलब जैसे अपना भीलवाड़ा है, वस्त्र उद्योग है, तो लीगेसी बनी हुई है, मतलब एक तरीके से लीगेसी का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप कमेंट कर दो एक बार, लीगेसी का मतलब क्या होता है, कि मतलब पहचान बनी हुई है उस शहर की। सूरत है, टेक्सटाइल में पहचान बनी हुई है। कानपुर है, लेदर इंडस्ट्री में पहचान बनी हुई है। तो ये लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है इनको। पुणे है, ऑटोमोबाइल में पहचान बनी हुई है। तो इनको रिवाइव करना है आपको 200 को, ठीक है साहब। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ISM 2.0, इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसको इंक्रीज करके, इसके आउटले को इंक्रीज करके 40,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS, सीधा सीधा हिंदी में वैसे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसके आउटले को कितना कर दिया गया, 40,000 करोड़। बायोफार्मा सेक्टर का कितना था, 10,000 करोड़। कितने साल के लिए था, 5 साल के लिए था, ठीक है साहब। रेयर अर्थ कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ कॉरिडोर 4 राज्यों में, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। मतलब इन राज्यों में देखो, आपको पता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में जैसे रेयर अर्थ में क्या नाम है, ये सैंड वगैरह में जो मोनोजाइट सैंड होती है, उनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं बहुत सारे। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। कॉरिडोर के लिए वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, रेलवे आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये 4 कॉरिडोर किन किन राज्यों में, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये चारों राज्य याद रखना। 3 तो ये, 2 तो ये उधर के हो गए, केरला और तमिलनाडु, तो और फिर ये आंध्र और उड़ीसा पड़ोसी हो गए इधर। तो ये चारों याद रखना है आपको, रेयर अर्थ कॉरिडोर, ठीक है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपके साइंस एंड टेक में आपने पढ़ा भी होगा, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। 15 तो लेंथेनाइट्स होते हैं, एक स्कैंडियम होता है, एक यट्रियम होता है। देखो रेयर अर्थ में ये देखो, ये स्कैंडियम और यट्रियम हो गया, और ये जो 15 लेंथेनाइट्स हो गए, है ना, जैसे लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, ये परस्योडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, प्रोमिसियम हो गया, है ना। उसके अलावा यूरोपियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया, ट्रेबियम हो गया, होलियम हो गया, इर्बियम हो गया, यट्रबियम हो गया, और लूटेटियम हो गया। तो ये जब केमिस्ट्री पढ़ते थे पहले IIT के टाइम पे, तो ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तो पढ़ते थे अपन। तो ये 17 जो रेड अर्थ एलिमेंट्स है, उसमें 15 तो लेंथेनाइड है, ये याद रखना, प्लस एक स्कैंडियम है और एक यट्रियम है, ठीक है। स्कैंडियम है और एक यट्रियम है। तो मोटा मोटा याद रखना आप, क्योंकि साइंस आजकल के ये अभी बहुत न्यूज़ में था, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंटरव्यू में भी बहुत पूछा गया है, कैसी सर ने बहुत पूछा था ये। तो ये RPC भी पूछ सकती है आपको कि कौन कौन से, है ना। तो 15 लेंथेनाइड्स प्लस स्कैंडियम प्लस यट्रियम, ठीक है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स, 600 करोड़ आउटले केमिकल पार्क्स के लिए। पार्क्स, ये पार्क्स वगैरह क्या होते हैं भाई, पार्क खोल दिया तो पार्क में फिर सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी। जैसे एक पार्क में क्या होता है, खेलने कूदने की सारी सुविधा होती है ना। तो केमिकल पार्क्स मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो केमिकल जो वो आएंगे, लोग आएंगे और वहाँ पे केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो रेलवे की लाइन वहाँ से गुजार दी, और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का सही कर दिया, वहाँ पे टैक्स रिबेट वगैरह दे दी, एक्सपोर्ट जोन उसको बना दिया। तो ये सब किया जाता है, ठीक है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ का आउटले किया गया। रेड अर्थ परमानेंट मैग्नेट इनिशिएटिव लाए गए। तो अब देखो, ये क्या सारे 1 2 3 4 5 ऐसे उंगलियों पे याद रहने चाहिए, प्री के लिए याद नहीं रहने चाहिए। हाँ, मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या एफर्ट मारे गए बजट 2026-27 में। जैसे इसमें पिछले साल के मेंस में MSME के लिए क्या एफर्ट मारेगी, सीधे सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो वैसे आ सकता है, तब आपको 1 2 3 4 5, तो इस उस टाइम अपन ढंग से पढ़ेंगे इसको।
अभी अपने को प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है कि भाई रेयर अर्थ जो कॉरिडोर है कौन से 4 राज्यों में, तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक कुछ और दे देगा, राजस्थान दे देगा, नहीं राजस्थान नहीं है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरला है और तमिलनाडु, ये 4 है, ठीक है। उसके अलावा आउटले वगैरह पूछ लेगा वो कि 10,000 करोड़ आउटले कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 10,000 करोड़ आउटले बायोफार्मा शक्ति के लिए, और जो सेमीकंडक्टर वाला है उसके लिए 40,000 करोड़ आउटले, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब वही सेमीकंडक्टर हो गया, मोसफेट हो गया, ये सब डायोड हो गए, ये सब बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, ये सब काम आते हैं आपके, चिप्स वगैरह सारी काम आती है, तो उसका आउटले 40,000 करोड़ हो गया, ठीक है। फिर टेक्सटाइल, अब जैसे ये भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा कि टेक्सटाइल के लिए क्या क्या एफर्ट मारेंगे भाई बजट में, तो 5 कंपोनेंट है, मैं वैसे याद करवा देता हूँ आपको 5। देखो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि यार ये जो हैंडलूम वगैरह होते हैं, हाथ से जो कारीगर बनाते हैं, है ना, नेशनल हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट वगैरह हो गया, इनको रिवाइव करो आप सबसे पहले तो, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम आर्टिजन्स के लिए, है ना भाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो चल रही है टेक्सटाइल में, इनको रिवाइव करो आप यार, तो उनके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है, पहली चीज तो, ठीक है साहब। फिर ये कि यार ये थोड़े ढीले हैं, मतलब ये हाथ से काम करते हो, इनको थोड़ा टेक्नोलॉजी बताओ, है ना, इनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करो, तो सेकंड जो कंपोनेंट आया वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का आया, ठीक है। तीसरा क्या आया कि यार ये जो ना, ये मतलब ट्रेडिशनल जो यार्न होता है या ट्रेडिशनल जो फाइबर होता है उसी पे काम करते हैं, जैसे मैक्सिमम आपने देखा होगा ना कि जो आर्टिजन्स वगैरह होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जैसे कॉटन का बना रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वूल का बना रहे हैं, तो अब यार इनको ना मैन मेड फाइबर और भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जो न्यू एज फाइबर होते हैं, जैसे केले के छिलके से आप फाइबर बना दिया, आपने धागा बना दिया, उससे आप टी शर्ट बना रहे हो, उससे आप बैग बना रहे हो केले के छिलके से। उसके अलावा और जैसे बेम्बू के छिलके से आप बना रहे हो, उससे आपने धागा बना दिया, उससे आप टी शर्ट बना रहे हो, है ना। तो अलग अलग है, ये अलग अलग पाइनएप्पल के रेसे आते हैं इवन, तो जैसे ये देखो ये पाइनएप्पल का है ना, बनाना से आपने ये बना दिया, ये बैग बना दिया। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो हैंडलूम्स वगैरह को रिवाइव करो, आर्टिजन्स को रिवाइव करो, उनको अलग अलग ये मैन मेड फाइबर हो गए, न्यू एज फाइबर हो गए। उसके अलावा मैन मेड फाइबर क्या होते हैं, पॉलिस्टर, नाइलॉन वगैरह, जो प्रकृति ने नहीं दिए, आदमी ने बनाए प्लास्टिक से, नाइलॉन पॉलिस्टर वगैरह होते हैं ना जो जलते हैं, वो कपड़े प्लास्टिक के कपड़े होते हैं एक तरीके से, वो भी एक फाइबर है, ठीक है। तो उनको इंट्रोड्यूस करवाओ ना, इनको न्यू एज फाइबर्स को इंट्रोड्यूस कराओ ना, केले के छिलके से बनवाओ ना इनको। तो ये हो गया मैन मेड, नेचुरल तो कौन कौन हो गया, कॉटन हो गया भाई, रुई से बनता है ना, वूल हो गया, जो भेड़ की ऊन वगैरह से बनता है, ऊँट की ऊन से कपड़े बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है। मैन मेड में क्या हो गया, नाइलॉन पॉलिस्टर हो गया, और न्यू एज फाइबर मतलब ये केले के छिलके और इन सबसे बनाओ आप, है ना। तो ये भी आप इनको बनाना सिखाओ, नेशनल हैंडलूम वाला हो गया, इनको ये सब सिखाओ, दूसरा ये हो गया, तीसरा इनका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कराओ। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कराओगे तो पोल्यूशन भी होगा, जहां जहां टेक्नोलॉजी आएगी वहां पे तो दिक्कतें आएगी, तो फिर एक काम करो, ये जो भी टेक्नोलॉजी आप अपग्रेडेशन कर रहे हो वो सस्टेनेबली होना चाहिए, सस्टेनेबली मतलब सतत होना चाहिए वो, तो वो भी काम करो आप, सस्टेनेबल टेक्सटाइल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लाओ आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ से इमिशन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। अच्छा, ये करेगा कौन, कैसे करेगा, तो रिसर्च होनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कैसे आप उसका पोल्यूशन को कम करोगे, ये सब के लिए रिसर्च कौन करेगी, यूनिवर्सिटी करेगी। इसलिए यूनिवर्सिटी और एकेडमी, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेब्रेशन लाओ आप, जैसे मान लो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल मिल चल रही है, सूरत में टेक्सटाइल मिल चल रही है, अब आईआईटी कानपुर रिसर्च करेगी नए कपड़े में क्या ऐसा कपड़ा आप बना सकते हो, आईआईटी कानपुर रिसर्च करेगी क्या इस तरीके से आप पोल्यूशन कम कर सकते हो, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली रिसर्च करेगी क्या ये कर सकते हो आप, तो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेब्रेशन भी आपको करना पड़ेगा। तो टेक्सटाइल में ये 5 है, ये मेंस के लिए आप, इससे प्री का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बन सकता है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव किसके लिए लाया गया, खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए बजट 2026 में इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। बाकी ये 5 है, ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं 5 नंबर में आरएस मेंस में, और ये आपको पांचों याद रहने चाहिए 5 कंपोनेंट, आप अगर अपन फिर रिवाइज कर लेंगे मेंस के टाइम इनको, ठीक है। हाँ, समर्थ 2.0 ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री एकेडमिक कोलेब्रेशन का नाम क्या दे दिया, समर्थ 2.0 दे दिया गया, ठीक है। इंडस्ट्री और एकेडमिया मतलब जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, कोई एनआईटी हो गया, है ना, या राजस्थान यूनिवर्सिटी का मान लो कोई टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, वो प्लस इंडस्ट्री, भीलवाड़ा की कोई इंडस्ट्री हो गई, ये दोनों कोलेबरेट करके रिसर्च कर रही है कि यार अच्छा ये वाला कपड़ा बना सकते हो आप, क्योंकि रिसर्च तो उसी में होता है, पीएचडी वाले बच्चे ही करते हैं, फिर वाले बच्चे ही करते हैं, तो कि यार आप ये वाला कपड़ा बना सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो यार, इस तरीके से पोल्यूशन कम कर सकते हो, इसको क्या दे दिया उन नाम, समर्थ 2.0, ठीक है, ठीक है साहब।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा कितना कर दिया, 12.2 लाख करोड़। अपन देखा था इफेक्टिव कैपेक्स कितना, 17.1 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़। ठीक है भाई। एक न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया डंकुनी से लेकर सूरत तक, 2100 किलोमीटर का। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मतलब देखो, डेडिकेटेड मतलब सिर्फ उसी के लिए, है ना। आप किसी के प्रति डेडिकेटेड होते हो ना, भगवान के प्रति डेडिकेटेड होता है, आप उसके लिए डेडिकेटेड होते हो, तो आप तीसरी के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक, वैसे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब सिर्फ फ्राइट के लिए, ये माल की आवाजाही के लिए कॉरिडोर है, इसमें कोई यात्रियों के लिए ट्रेन नहीं चलेगी। तो ये जो कॉरिडोर बनाया है डंकुनी आसाम से लेकर सूरत गुजरात तक, ये 5-6 स्टेट को गुजरेगा, 2100 किलोमीटर का है। इसमें सिर्फ माल की आवाजाही होगी ताकि फास्ट माल आई जाए, क्योंकि मान लो उसी पटरी पे फिर उसी कॉरिडोर पे फिर मान लो पैसेंजर ट्रेन चल रही है तो फिर वो गड़बड़ होता है मामला। इसलिए ईस्ट टू वेस्ट फ्राइट कॉरिडोर, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डंकुनी टू सूरत डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यूनिबजट टू इनेबल ग्रीनर मोर इफिशिएंट कार्गो मूवमेंट एंड स्ट्रेंथन ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा भाई, जो बजट 2026 में, फाइनेंशियल 2026 की जो बजट है उसमें जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, डंकुनी से सूरत तक है। कितना किलोमीटर, 2100 किलोमीटर है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। हाई स्पीड रेल मतलब वो क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया ना, बुलेट, बुलेट ट्रेन। ठीक है, तो जैसे अभी मुंबई से अहमदाबाद चालू होने की बात हो रही है बुलेट ट्रेन की, तो वैसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे 7। ये किसके लिए, ये तो फ्लाइट के लिए था, माल की आवाजाही के लिए। ये किसके लिए, ये यात्रियों की आवाजाही के लिए। ठीक है, तो 7 कौन से याद रखने आपको। ठीक है, देखो भाई, मुंबई तो अहमदाबाद चली रहा है, अब ये 7 नए नए कौन कौन से, देखो दिल्ली वाराणसी सिलगुड़ी याद रखना आप, तो दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी सिलगुड़ी, तो 2 तो यही हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से इधर से चलो, मुंबई से पुणे चलो आप, मुंबई से पुणे एक हो गया, पुणे को हैदराबाद से जोड़ो, हैदराबाद और फिर ट्रायंगल बना दो, हैदराबाद, ये बेंगलुरु और ये चेन्नई, तो 3 ये हो गए, हैदराबाद से पुणे और पुणे से मुंबई, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। इधर चलो, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, 6-7, तो ये 7 आपको याद रखना है। देखो मैं वैसे बना के बता देता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाइए, 7 पूछे जा सकते हैं भाई ये। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, तो ये दिल्ली है, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, तो ये 2 तो ये हो गए, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, है ना, तो ये 1 और 2 तो ये हो गए। अब आते हैं मुंबई से, ये यहाँ पे मुंबई होगा, मुंबई से पुणे 1, पुणे से हैदराबाद 2, हैदराबाद से इधर चले जाओ बेंगलोर 3, फिर इधर हैदराबाद से ही चले जाओ चेन्नई 4, और फिर ये बेंगलोर और चेन्नई को भी जोड़ लो 5, तो 5 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 7 हो गए साहब। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे। ठीक है साहब। सी प्लेन वीजीएफ स्कीम टू इंडिजिनाइज मैन्युफैक्चरिंग। सी प्लेन क्या होता है, एक प्लेन जो सी की तरह सी पे उतर भी सकता है, मतलब वो आपने देखा होगा फिल्म, इसमें मैं डालना भूल गया, वो मतलब नीचे वो पानी पे भी लैंड कर सकता है। तो वीजीएफ क्या होता है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब मान लो कोई सी प्लेन बना रहा है और अभी मान लो डिमांड नहीं है उतनी सी प्लेन की, अभी तो घाटे में चले जाएगा, तो घाटे में जो गया ना, गवर्नमेंट उसको फंड कर देगी कि यार तू घाटे में मत जा। ठीक है, ताकि भाई शुरुआत तो कोई तो करना पड़ेगा ना, बाद में तो चलो डिमांड आ जाती है, सबको जाती है, तो नई चीज को प्रोत्साहित करने के लिए वीजीएफ गवर्नमेंट देती है कि चल तू शुरू कर, तू घाटा होगा तो हम देंगे तुझे पैसे, लेकिन तू शुरू तो कर, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो सी प्लेन के लिए ठीक है, ये ज्यादा काम का नहीं है। ऑपरेशनलाइजिंग 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, पहले बहुत सारे चल रहे थे, है ना, अब 20 न्यू नेशनल वाटरवेज। तो एग्जाम में कैसे आ सकता है कि बजट 2026 में 25 न्यू नेशनल वाटरवे की बात हुई, नहीं 25 नहीं 20 की बात हुई है। ठीक है साहब। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाया जाएगा विद एन एलोकेशन ऑफ 5000 करोड़ पर रीजन ओवर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स मतलब सिटी को इकोनॉमिक हब बनाया जा रहा है ना, पैसे कमाने के लिए। इकोनॉमिक्स अब वो अलग अलग तरीके से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी तरीके से उसको इकोनॉमिक हब बनाया जा सकता है। जैसे बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी हब बन गई, तो वो एक अलग इकोनॉमी बन गई, आईटी इकोनॉमी बन गई वहाँ पे। ठीक है, तो हर सिटी का एक इस तरीके से बनाया जा सकता है। 2 लाख करोड़ सपोर्ट टू स्टेट्स अंडर सासी स्कीम, ये सासी स्कीम अपने देखी थी, स्टेट्स को सपोर्ट किया जा रहा है इसके अंदर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होए। ठीक है, तो सासी स्कीम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है और घाटा हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया है ताकि भाई, ताकि लोग
इंस्पायर्ड हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, चलो घाटा भी हो गया तो गवर्नमेंट है बाई बैक करने के लिए, तो गारंटी फंड बना दिया गया। मान लो राजस्थान में आरएस की तैयारी करने के लिए एक गारंटी फंड बना दिया गया कि आप मान लो आरएस में फाइनली सिलेक्शन नहीं होता तो भी आपको 5 साल के लिए गवर्नमेंट सस्टेन करेगी, आप बाकी एग्जाम की तैयारी करें, तो ज़्यादा लोग आएंगे ना तैयारी करने कि भाई जो गारंटी फंड है भाई कि नहीं होता सिलेक्शन तो अगले 2 साल तक गवर्नमेंट बिठा के खिलाएगी, हम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो चलो चांस तो मारते हैं एक बार, बहुत सारे गरीब बेचारे अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स नहीं कर पाते तैयारी, तो ये गारंटी फंड वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गारंटी फंड बना दिया कि आप डेवलप करो, घाटा हो जाता है तो हम देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्री में क्या काम का है, एक तो ये 1 डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है ना, डंकुनी से इधर सूरत, और 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो इंपॉर्टेंट है, और सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 5,000 करोड़ का आउटले 5 साल के लिए वो इंपॉर्टेंट है, और तो क्या ही है। ठीक है, यही है, बस इतना ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़। ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, एमएसएमई के लिए अब देखो पिछली बार क्वेश्चन आया था 10 नंबर का कि एमएसएमई के लिए क्या क्या किया गया, तो चैंपियन एसएमई बनानी है, उनको इक्विटी, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल सपोर्ट देना है। प्रोफेशनल सपोर्ट जैसे मान लो एसएमई छोटी होती है तो उनको पता नहीं होता, तो उनको जीएसटी में आपने सपोर्ट दे दिया कि जीएसटी कैसे फाइल किया जाता है ना, कभी लिक्विडेशन की नौबत आ जाए तो उसमें सपोर्ट देते हैं, कैसे भी करके उनको प्रोफेशनल सपोर्ट देना होता है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, एक एसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ का टू क्रिएट फ्यूचर चैंपियन इंसेंटिवाइजिंग एंटरप्राइजेज बेस्ड ऑन सेलेक्ट क्राइटेरिया। कितने करोड़ का? 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। ठीक है, एसएमईज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ग्रोथ के लिए फंड बनाया गया 10,000 करोड़ का। ठीक है साहब, 2,000 करोड़ टॉप अप फॉर द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। देखो पहले एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड आया था 2021 में, उस वो कितना का आया था, 20,000 करोड़ का आया था शायद, तो उसमें 2,000 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए गए। ठीक है, टू सपोर्ट माइक्रो एंटरप्राइज एंड मेंटेन देयर एक्सेस टू रिस्क कैपिटल। इसमें क्या किया जाता था कि जैसे मान लो कोई माइक्रो एंटरप्राइज है वो ठीक ठाक चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको पैसा देगी तो उसके शेयर थोड़े बहुत खरीद लेगी। ठीक है, तो उससे उसको भी फायदा होगा, वो भी ग्रो करेगी, और गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिए, बढ़िया बात है। तो वो फंड बनाया गया था, उसमें 2,000 करोड़ का टॉपअप कर दिया गया। टॉपअप जैसे रिचार्ज के ऊपर टॉपअप होता है ना, वैसे थोड़ा बहुत पैसा और डाल दिया गया उसमें। ठीक है साहब, मैंडेटरी यूज ऑफ ट्रेड्स बाय सीपीएसई फॉर एमएसएमई प्रोक्योरमेंट। देखो ये ट्रेड्स क्या होता है, ये मैंने पिछली बार बजट की क्लास ली तब भी समझाया था, तो एक बार और समझा देता हूँ। ट्रेड्स क्या होता है, देखो ट्रेड्स क्या होता है, ये एमएसएमई है, बोतल का एग्जांपल लेके समझाया था मैंने आपको, वापस बोतल का लेके, ये एमएसएमई है, ये मान लो ये बड़ी कंपनी है, और ये सीपीएसई मान लो, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, मान लो कोल इंडिया है। ठीक है, अब कोल इंडिया को अपने कर्मचारियों के लिए 10,000 कर्मचारियों के लिए दीपावली की गिफ्ट देने के लिए बोतल चाहिए। ठीक है, तो कोल इंडिया ने 10,000 बोतल का ऑर्डर दे दिया एमएसएमई को। अब ये एमएसएमई कोई छोटा मोटी है, मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, अब स्टील की बोतल बनानी है। अब ये 10,000 बोतल बनाने के लिए एक बोतल पे मान लो इसको 100 रुपये भी खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपये लगेंगे इसके, सही कैलकुलेट किया ना, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपये इसको चाहिए, तो थोड़ा और बड़ा अमाउंट मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपये इनको लग गया। अब 1 करोड़ रुपये कहाँ से लाए भाई एकदम से ये, तो ये लोन लेने जाएगा बैंक के पास, तो बैंक लोन नहीं देगा, वैसे ही छोटी कंपनी है कि मैं 1 करोड़ रुपये लोन नहीं दे सकता। तो ये जो बड़ी कंपनी है ना, ये इसको एक एक वो दे देगी, रिसीवेबल दे देगी, एक पर्ची काट के दे देगी। उस पर्ची पे लिखा होगा कि मैंने इस एमएसएमई को 10,000 बोतल का ऑर्डर दिया है। ठीक है साहब, ये रिसीवेबल को लेके अब बैंक के पास जाएगा कि देख भाई कोल इंडिया ने मुझे 10,000 बोतल का ऑर्डर दिया है, जैसे ही मैं ऑर्डर डिलीवर करूंगा मेरे पास अच्छे खासे पैसे आने वाले प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो इस पर्ची को देख के ये जो बैंक है, एसबीआई बैंक है, इसको लोन दे देगा एमएसएमई को। लोन लेगा एमएसएमई, बोतल के सामान खरीदेगा, स्टील वगैरह खरीदेगा, बोतल को बनाएगा और इसको डिलीवर कर देगा। ठीक है, और इसको वापस अब इसके पैसे लौटा देगा ब्याज समेत, थोड़े बहुत ब्याज लेगा बैंक, वो लौटा देगा। इस तरीके से काम करता है, इसे बोलते हैं रिसीवेबल्स। जो पर्ची जो गारंटी ये दे रहा है कि भाई मैं तेरे से 10,000 बोतल कर लूंगा, इसे बोलते हैं रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये कैश दे देगा, फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है। ठीक है, तो सारे जितने भी सीपीएसईज हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज है, वो सारे सीपीएसईज मैंडेटरी हो गया कि आप ट्रेड्स जारी करो एमएसएमईज को, ताकि एमएसएमईज प्रोस्पर होए, फले फूले। ठीक है, प्रोक्योरमेंट के दौरान जेईएम विथ ट्रेड्स, जो गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस है, मतलब एक जैसे अपन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं ना, इससे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, वैसे गवर्नमेंट ने अपनी शॉपिंग के लिए एक जेईएम बना रखा है, एक पोर्टल बना रखा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को कुछ भी खरीदना होता है तो वहां से प्रोक्योर करता है ना, और उस पर बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड है। जैसे मान ले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ है, उसको थर्मस खरीदनी है पीएमओ को, तो वो क्या करेगा, वहां पे जाके ऑर्डर डाल देगा कि मुझे थर्मस खरीदनी है।
फिर मान लो कोई कंपनी है साउथ इंडिया में, एमएसएमई है, वो वहाँ पे बिडिंग कर देगी कि मैं दूंगी आपको थर्मस, तो पीएमओ शॉपिंग कर रहा है उस पोर्टल के थ्रू, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये भी इंटीग्रेट करना जरूरी हो गया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को ट्रेड्स के साथ इंटीग्रेट कर दो, ताकि अब कोई एमएसएमई बिडिंग कर रही है वहाँ पे कि मैं तुझे थर्मस दूंगी पीएमओ, तो पीएमओ पहले उसको रिसीवेबल देगा, वो एमएसएमई उसको बैंक में जाके लोन ले लेगी, उसको डिलीवर करेगी, वहां से पैसा लेगी, वापस लोन थोड़ा बहुत ब्याज चुका देगी और खुद का प्रॉफिट करके मस्त रहेगी। ठीक है, तो सारे सीपीएससीज का मैंडेटरी कर दिया और जेईएम को लिंक कर दिया ट्रेड्स के साथ। ठीक है सर। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट मित्राज इन टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन्स फॉर अफोर्डेबल कंप्लाइंस सपोर्ट। कॉर्पोरेट मित्राज मतलब जैसे एमएसएमई के पास देखो प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं होता, तो एमएसएमई के पास जाएंगे कॉर्पोरेट मित्र, उनको समझाएंगे कैसे काम होता है, कैसे फाइलिंग होती है, कैसे क्या होता है ना, किस तरीके से ट्रेड काम करता है, कैसे जीएसटी काम करता है, ये सारी चीज़ें समझाएंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में। ठीक है साहब, तो ये एमएसएमई के लिए अलग अलग एफर्ट मारे गए। प्री के लिए क्या काम का है? प्री के लिए एक 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड काम का है। एक जो इंडिया ग्रोथ सेल्फ इंडिया रिलायंट फंड था उसमें 2,000 करोड़ का टॉपअप कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। एक सीपीएसई को मैंडेटरी कर दिया कि आप कभी भी कुछ भी लोगे ऐसा इससे एमएसएमई से, तो आपको ट्रेड जारी करने पड़ेंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ई मार्केट जो वेबसाइट बनी हुई है गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट के लिए, खरीदने के लिए, उसमें भी ट्रेड्स को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और कॉर्पोरेट मित्रा को कर दिया। ठीक है, अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। बस अब बजट खत्म होने वाला है 5 मिनट में। अच्छा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया गया भाई बजट में? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे भाई जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया और सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे अपनी वेबसाइट है राजरेस वाली या कनेक्ट वाली, वो कौन से सर्वर पे चल रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना, डेटा सेंटर हो गए, ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब टैक्स हॉलीडे कर दिया गया 2047 तक। जो फॉरेन कंपनियां यहाँ पे आके अपने डेटा सेंटर को खोलेगी और यहाँ के क्लाइंट को सर्विस देगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये क्लाउड सर्विस क्या होती है। और देखो क्लाउड सर्विस होती है, जैसे राजरस वेबसाइट है अपनी, राजरस वेबसाइट पे हर मंथ का ट्रैफिक है लगभग 3 लाख, मतलब 3 लाख बच्चे आके हर मंथ वहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं राजरस पे। अब इतने सारे बच्चों को के डेटा वगैरह हैंडल करने के लिए वो पेज को लोड करते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्वर होना चाहिए। तो अपन ने सर्वर ले रखा है AWS का, अमेजन वेब सर्विस का। ये अमेजन के बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। ये जो अमेजन आप वेबसाइट देखते हो या फिर अमेजन प्राइम देखते हो ना, वो तो उसका कमाई का 2% भी नहीं है। इसका जो सबसे बड़ी जो कमाई होती है मैक्सिमम जो होता है वो AWS से ही होता है, वेब सर्वर से। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस सर्वर को यूज करती है और ये पैसा लेता है उनसे। ठीक है, जैसे अपन भी राजरस का इसको पैसा देते हैं। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी जैसे मान लो इसका सर्वर बाहर है, दुबई है या फिर अमेरिका है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि यदि तू अपना सर्वर यहाँ पे सेटअप कर लेगा तो फिर 2047 तक कोई भी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जीरो टैक्स। वो यहाँ पे क्यों नहीं रखते? क्योंकि टैक्स देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप यहाँ पे लाओ, आप तो आप सेटअप करो, हमें टैक्स छूट दे रहे हैं आपको। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? यहाँ पे क्यों सर्वर लेना चाहती है? क्यों? क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इस पर सारी इकोनॉमी खड़ी होगी। अब तो सर्विस सेक्टर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे भी, तो सारी जितने भी गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, अपना तो कुछ नहीं है। देखो सच बताओ तो इंडियंस ने फालतू की हम वो करते हैं, एंशिएंट इंडिया को प्राउड वो प्राइड करके हम वो करते हैं। हाँ, हमारा एंशिएंट इंडिया बहुत अच्छा था, वी वर मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन एट द टाइम, बट लेकिन अभी की बात करें तो हम बस पुराने का गुणगान करके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम बहुत पीछे हैं इनसे, चाहे एआई की रेस में हो, चाहे आप सोचो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, ये इंडिया का नहीं है, ये यूएसए सॉफ्टवेयर है। ये जो स्क्रीन है मेरे सामने, ये भी यूएसए यूसोनिक की स्क्रीन है, ये भी यूएसए से मंगाई गई। मेरे सामने जो एलजी का कंप्यूटर है, ये भी इंडिया का नहीं है, ये भी बाहर का है, साउथ कोरिया वगैरह का है। मेरे सामने जो कैमरा है, ये भी चाइना का है। जो जो सॉफ्टवेयर जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी अमेरिका का है। हमारा कुछ नहीं है। जो इंस्टाग्राम आप सारे दिन यूज़ करते हो, जो गूगल आप सारे दिन यूज़ करते हो, चैट जीपीटी आप यूज़ करते हो, आप यूट्यूब यूज़ करते हो, अपना कुछ भी नहीं है। गूगल डॉक, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कुछ भी नहीं है अपना, हमने कुछ नहीं किया। तो ये सच्चाई है। हाँ, हम आगे कर सकते हैं, हमारे में पोटेंशियल बहुत है, हमारे ही लोग वहाँ जाके कर रहे हैं। गूगल का सीईओ हमारा ही है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारा ही है। तो यहाँ पे उसकी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो बाबुओं का जो माइंड सेट है ना, वो बहुत गंदा है।
ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है बेचारों की। और जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है उनका सड़ा हुआ दिमाग है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि ग्रांट मिली है अपने को कनेक्ट स्किल्स को, तो ग्रांट के लिए क्या है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाके, योजना भवन में जाके यहाँ पे। तो मैं गया था और वो क्या है कि मतलब आप किसी अपने टीममेट को नहीं भेज सकते वहाँ पे, फाउंडर को ही जाना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे, मैं गया और वहाँ पे कोई पता नहीं कोई आरएस लेवल का ही कोई ऑफिसर था। तो वो अपना काम कर रहा था वहाँ पे एंड मैं लाइन में खड़ा था वहाँ पे कि भाई मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा। तो जैसे वो इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है वो, और सामने चेयर पड़ी है उधर। तो मैंने क्या किया कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट निकालने थे, तो मैंने अपना बैग उस चेयर पे रखा डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। भाई उसने मतलब पूरा ड्रामा कर दिया, हंगामा मचा दिया कि आपने ये चेयर पे बैग किससे पूछ के रखा, जबकि वो उस टेबल के इधर इस साइड काम कर रहा है और अपना काम कर रहा है वो। मैंने बस वो बैग अपने डॉक्यूमेंट निकालने के लिए रखा था, सपोर्ट के लिए। आधे घंटे तक उसने ड्रामा किया कि कोई एटिकेट्स नहीं होते आजकल के बच्चों को, और बिना पूछे चेयर पे वो कर दिया और ये रख दिया। जबकि उस मतलब लिटरली गधा ही बोलूंगा मैं, उस गधे के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मतलब वो एक्चुअली ना वो सारे दिन से परेशान था, वो तो फ्रस्ट्रेशन उसने मेरे ऊपर निकाल दी। वो सारे दिन से इसलिए परेशान था क्योंकि बच्चे आ रहे थे और सारे मतलब जो जितने भी थे यंग लोग ही थे वो, जो क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया में यंग ही होते हैं ज़्यादातर लोग। तो वो बच्चे आ रहे थे, सबमिट करवा के जा रहे थे, तो वो सारे दिन से परेशान था। और ये जो सेक्रेटरीट होते हैं और योजना भवन होते हैं, तो उनमें आरएस को ना अलग से कोई केबिन नहीं मिलती है। उनको वैसे छोटे छोटे केबिन ही मिलते हैं और बहुत सारे आरएस वैसे बैठे रहते हैं। तो उनको अलग से वैसे कोई मतलब अलग से ऑफिस वगैरह नहीं मिलता, और उनको आदत होती है अलग से ऑफिस वगैरह की। तो वो चिड़ा हुआ था कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं वैसे वैसे। जबकि देखा जाए तो उस इंसान के पास में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो इतने सारे यंग माइंड से इंटरेक्ट कर सकता था उस दिन कि अच्छा आप किस, अच्छा आप एआई पे काम कर रहे हो। मैं आधे घंटे 1 घंटे रुका था वहाँ पे, 3-4 लोगों से मैंने ही दोस्ती कर ली। कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट में बहुत, टूरिज्म जो सेक्टर है उसमें बहुत अच्छा स्टार्टअप कर रहा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा स्टार्टअप कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स पे बहुत अच्छा स्टार्टअप कर रहा है ना। तो मैंने ही 3-4 लोगों से दोस्ती कर ली आधे घंटे में। उसके पास तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यार क्या चल रहा है दुनिया में, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बट वो ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, उनको कोई मतलब नहीं है। ही वाज लाइक कि जैसे ग्रांट हम भीख दे रहे हैं इनको, नहीं भाई हमारा अधिकार है ग्रांट। तो ऐसे लोग जब डिपार्टमेंट्स में होते हैं ना, तो ये नहीं सपोर्ट करते स्टार्टअप्स वगैरह को। और जब आप स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो अपने जो यंग माइंड है, जो टैलेंटेड माइंड है, वो बाहर चले जाएंगे, फिर जाते ही है ना। मेरे तो बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं मिलता उनको। दुबई अभी एक नया हब बनता जा रहा है कि आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो लोग दुबई जा रहे हैं इंडिया को छोड़ के। तो ये सड़ा हुआ जो माइंडसेट है ना, इसके कारण अपना देश पीछे है। ऐसा नहीं है कि हमारे में टैलेंट की कमी है। तो कहाँ था मैं, हाँ। तो अब ये सब पॉलिसीज लाके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए, डेटा सेंटर यहाँ पे आए, ताकि अब दिक्कत क्या होती है, मान लो डेटा सेंटर बाहर होते तो अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले की बात है, ईरान ने दुबई में अटैक किया, आपको पता है। मतलब दुबई बेचारा फालतू ही फंस रहा है। तो ईरान के कुछ ड्रोन्स ने, एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर है दुबई में, ये एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर है पूरा दुबई में। डेटा सेंटर कैसे दिखते हैं, देखो अंदर से ऐसे दिखते हैं, आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में। तो ईरान एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर दुबई में, उस पर अटैक हुआ, और उस पर अटैक होने के कारण अपनी वेबसाइट 2-3 घंटे तक डाउन रही, आप सोचो। तो अब मान लो, ये तो चलो इनके पास क्या है, ये एडब्ल्यूएस अमेजन वेब सर्विस ना बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनके पास अल्टरनेटिव होते हैं, तो इन्होंने तो फटाफट से स्विच कर लिया। मान लो ऐसा कोई डेटा सेंटर है जिसके पास ऐसा अल्टरनेटिव नहीं, वो खत्म ही हो गया, तो वेबसाइट ही ठप हो जाएगी यहाँ पे। मान लो ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे। यहाँ तो अपना अपन तो सारा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपने तो इतने ज़्यादा होते हैं, आईएमपीएस और यूपीआई और वगैरह वगैरह, तो सारा ही टफ हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पे आके आप खोलो, ताकि ऐसी एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी से बचा जा सके, ठीक है। तो अब ये देखो एडब्ल्यूएस ने अब यहाँ पे हैदराबाद में बनाया इतना बड़ा सा, ये हैदराबाद का है, तो इनको 2047 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक तो काम इन्होंने ये किया साहब, ठीक है। और उसके अलावा पावर अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करना है, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सही करना है। मतलब ज़्यादा इन पे नियम कायदे कानून मत लगाओ, नहीं तो फिर ये भाग जाएंगे यहाँ से। इनको पावर वगैरह दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, क्योंकि डेटा सेंटर तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल ही नहीं सकते। कनेक्टिविटी दो, रोड रेलवे आसपास एयरपोर्ट बनाओ, ठीक है, ये सब करना है, ठीक है साहब। अपने को याद बस यही रखना है उसके लिए, किसके लिए, प्री के लिए, टैक्स हॉलिडे टिल 2047। सर्विस के लिए क्या क्या है भाई, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग सर्विस सेक्टर टू अचीव 10% ग्लोबल शेयर बाय 2047। अभी तक कितना है, अभी लगभग 4.3% है। मतलब टोटल जो सर्विस सेक्टर जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4.3% है। इसको 10% तक लेके जाना है 2047 तक,
ठीक है, उसके अलावा और कोई काम के नहीं है प्री के लिए, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज इकोनॉमी किसे बोलते हैं? जो क्रिएटिव इकोनॉमी होती है उसे ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। गेमिंग हो गया, है ना, AR VR वाली हो गई, एनिमेशन हो गया, ये सब है ना, फैशन डिजाइनिंग हो गई, ये सब क्रिएटिव जो चीज़ें हो रही है उसे ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रिवाइव करना है साहब, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ पे? मुंबई में, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में लैब वगैरह खोलनी है, ताकि लैब खोल के क्या करोगे, जैसे लैब में कंप्यूटर रख दिया, अब उनको आप एडोब सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो, एनिमेशन का कोई सॉफ्टवेयर आपने सिखा दिया, फैशन डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर आपने सिखा दिया। तो ये सब 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में लैब खोलनी है। और किसके अंदर खोलनी है, किसके अंडर खोलनी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है मुंबई के अंदर। जैसे अलग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में साइंस का काम करती है, वैसे ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का काम करती है मुंबई, ठीक है साहब। क्लाइमेट टेक के लिए क्या किया जा रहा है भाई बजट में? 20,000 करोड़ का आउटले नेक्स्ट 5 साल के लिए कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज के लिए। ये क्या होता है भाई कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज? देखो, कार्बन को कैप्चर करना है कहाँ से? इंडस्ट्रीज होती है बहुत सारी, उससे कार्बन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। कुछ तो पौधे सोख लेते हैं, बाकी वो ग्रीन हाउस का काम करती है, ग्रीन हाउस गैसेज GHG का काम करती है, और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि यार इस कार्बन को, एक्सेस जो कार्बन है, इसको कैप्चर करके हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कहाँ कर सकते हैं? नीचे जो एक्विफायर्स वगैरह है, चट्टाने हैं, ठीक है, ये अर्थ के नीचे चट्टाने, मान ली यहाँ से अपन ने वो निकाल ली, पेट्रोल वगैरह निकाल दी, गैसेज निकाल ली, अब ये खाली पड़ी है जगह, इसमें पाइप से ले जाके इस CO2 को स्टोर कर लिया। अब इस CO2 को एक तो स्टोर कर लिया, और इसको यूटिलाइज भी कर लो आप। यूटिलाइज कैसे करोगे? इससे आपने वो बना दी, ब्रिक बना दी, ईंट बना दी, और CO2 से आप क्या कर सकते हो? यूरिया बना सकते हो आप। जैसे यूरिया का आपको पता है, अमोनिया का CO2 के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है? NH2CO NH2 बनता है, ठीक है। ये NH2CO NH2 बन गया, तो ये यूरिया बना, CO2 की मदद से ही तो बना। तो इस ये जो कार्बन कैप्चर की थी, उससे ये एरेटेड ड्रिंक्स बना दी, कोका कोला वगैरह, उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड आती ना। तो उसको स्टोर कर लिया आपने, इससे क्या होगा? एक तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, दूसरा काम आ गए। तो उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने इस बजट में अलॉट किया है, ठीक है साहब। तो इसमें डाला था क्या मैंने? शायद डाला तो था वो वाली पूरी प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको कि अच्छा 20,000 करोड़ किस में काम आएंगे भाई? आपने स्टोर किया तो पाइपलाइन बिछाने में, और उसको नीचे फिर एक्विफायर में डालने में, फिर इसको काम में लेने में, तो इसमें 20,000 करोड़ रुपये काम आ जाएंगे। टूरिज्म के लिए 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करना है, बस इतना याद रखना है, 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करना है, ठीक है। और कोई काम का नहीं है टूरिज्म में, फ्री के लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या किया, टैक्स में क्या क्या बदलाव आए? एक तो नया टैक्स कोड लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से 2025, टैक्स कोड 2025 लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। एक क्या हुआ, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ाया है, ध्यान रखना। ऑप्शन आ सकता है कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को घटाया नहीं बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया? क्योंकि देखो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता क्या है, सिक्योरिटीज क्या होती है, बॉन्ड शेयर वगैरह, ये सब सिक्योरिटीज होती है, इनको ट्रांजेक्शन करते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ का बॉन्ड बेचा, तो इस 1 करोड़ रुपए पे प्रॉफिट कितना कमाया, घाटा कमाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कैपिटल गेन टैक्स होता है। 1 करोड़ का मैंने शेयर बेचा, मान लो मैंने 50 लाख का खरीदा था और 1 करोड़ का बेच दिया, 50 लाख प्रॉफिट हुई, इस 50 लाख पे जो टैक्स लगेगा वो तो कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल पे जो गेन हुआ है उसका टैक्स है। लेकिन 1 करोड़ में मैंने बेचा ना, तो इस 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे थोड़ा वो टैक्स लगता है 0.05%, ठीक है। इसको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बोलते हैं। इसको बढ़ा दिया है, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के लिए बढ़ा दिया है थोड़ा थोड़ा। ये फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये। फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन, फ्यूचर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में जाना ही पड़ेगा। ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उसको नलीफाई भी कर सकते हो एक फिक्स फीस देके, कोई काम का नहीं है। बस इतना याद रखना है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज का आदान प्रदान में जो टैक्स लगता है वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, उसको बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि थोड़ी सी भी अफवाह होती है तो लोग फटाफट से अपना शेयर का आदान प्रदान करके भाग लेते हैं। अब टैक्स थोड़ा सा बढ़ाओगे तो लोग सोचेंगे कि अरे यार अभी मैं वो करूंगा, आदान प्रदान करूंगा तो फिर टैक्स लगेगा, तो इसको पड़े ही रहने देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, वल्नरेबिलिटी कम होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है कंट्री की। ऐसा नहीं कि भाई फटाफट से आप वो कर दो, एकदम से धड़ाम से शेयर नीचे नहीं गिरते फिर। क्यों? क्योंकि अब टैक्स, उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगने लग गया तो लोग होल्ड ही करते हैं कि यार फालतू टैक्स लगेगा, अभी रुकते हैं, ठीक है। तो कर्ब एक्सेसिव स्पेकुलेशन इन इक्विटी मार्केट, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं होती, इससे बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं होता टैक्स, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ठीक है साहब। उसके अलावा 17 कैंसर ड्रग्स और मेडिसिन और 7 रेयर डिजीजेज, इनके लिए जो मेडिसिन आती है उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। TCS और TDS को रेशनलाइज कर दिया है, रेशनलाइज मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है।
टीडीएस एंड टीसीएस क्या होता है, ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। देखो ये अलग से टैक्स नहीं होते, टैक्स की चोरी ना हो इसके लिए टीडीएस और टीसीएस काम आता है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको भी, ठीक है। एक आप ये याद रखना, सोडियम एंटीमोनेट यूज्ड इन मेकिंग सोलर ग्लास इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब हम बॉर्डर पे किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी बिल्कुल हटा दी है, किस पे, सोडियम एंटीमोनेट पे, जो किस में काम आता है, सोलर ग्लास बनाने में काम आता है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम एंटीमोनेट कैसा किस में काम आता है, टेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन आ सकता है। सोलर ग्लास को, सोलर पैनल होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो ग्लास होता है ना, वो काले काले रंग का, उसको बनाने में काम आता है सोडियम एंटीमोनेट, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा टीसीएस एंड टीडीएस समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो हाँ, मैं कनेक्ट में मान लो एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है कनेक्ट में। अब मुझे मान लो 15 लाख रुपए सैलरी मिल रही है कनेक्ट में। अब मान लो मैं इनकम टैक्स आगे जमा ही नहीं करवा रहा, कौन देख रहा है मुझे 15 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, ये तो पता ही नहीं है किसी को, तो मैं तो टैक्स चोरी कर लूंगा। लेकिन कनेक्ट का कोई ओनर है, मान लो कनेक्ट का ओनर है, मान लो कोई कनेक्ट का ओनर है, इसको सरकार ने जिम्मेदारी दे दी कि तू कुछ भी सैलरी देगा ना तो थोड़ा सा 1% काट के देगा, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस काट के देगा। अब यदि ये 1% वापस क्लेम, 1% काट लिया आपने 15 लाख का, ठीक है, 15,000 रुपये काट लिए। अब ये 15,000 रुपये यदि वापस चाहिए ना मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न जारी करूंगा कि देखो मैं तो टैक्स उसमें आता ही नहीं हूं, तो फिर मुझे 15,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। इतना सा कंसेप्ट है। मतलब मेरी सैलरी का कुछ पार्ट मेरे जो मालिक है, जो मेरा बॉस है, उसी ने काट काट के गवर्नमेंट को दे दिए, ताकि अब मुझे वो 15,000 रुपये वापस चाहिए तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि देखो मेरी मेरी जो इनकम है वो टैक्स के अंदर नहीं आती, या आती है तो सिर्फ इतनी आती है, मुझे वापस दो पैसा। इसलिए एक होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज। जैसे मान लो मैं 60 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लेने चला गया, अब वो 60 लाख रुपए कहाँ से आए मेरे पास, मैं तो टैक्स जमा ही नहीं करवा रहा पहले तो क्या करेगा फॉर्च्यूनर वाला जो कंपनी वाला है ना, वो थोड़ा सा 1% टैक्स कलेक्ट करके वो अपने पास ही रख लेगा, ठीक है। मेरा मान लो 55 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर पड़ रही थी, लेकिन वो 1 लाख रुपए प्लस करके 56 लाख रुपए की पड़ गई। ये 1% जो मान लो 1 लाख रुपए ज़्यादा है ना, वो मेरे से काट के, मतलब 55 की पड़नी थी लेकिन 56 लाख की अब फॉर्च्यूनर पड़ी मेरे को, ठीक है। 1 लाख रुपए मेरे चले गए, अब मुझे 1 लाख रुपए वापस चाहिए कि यार फॉर्च्यूनर तो 55 की थी तुमने 56 में दिया, तो वो बोलेगा 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट को से लेना। अब मैं बोलूँ गवर्नमेंट से कैसे लूंगा, तो बोलेगा एक काम कर, जब तू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा ना तब गवर्नमेंट तुझे वापस दे देगी। तो अब एक तरीके से गवर्नमेंट ने आपको फंसा दिया कि अब ये 1 लाख रुपए बेटा वापस चाहिए ना, तो तुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तुम करना पड़ेगा तो मुझे पूरी इनकम बतानी पड़ेगी, सारी चीजें। तो गवर्नमेंट पहले से ही टीसीएस या टीडीएस के माध्यम से आपको कर चोरी से वो करती है, रिफ्रेन करती है कि आप कर की चोरी ना कर पाओ, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है टीसीएस एंड टीडीएस। टीडीएस होता है जब आप सैलरी वगैरह देते हैं तो पहले से काट लेते हैं। टीसीएस होता है जब हम कोई सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो जो सामान को बेचने वाला है, जिससे फॉर्च्यूनर को बेचने वाला, उसने 1 लाख रुपए मेरे रख लिए और गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। वापस लेने तो गवर्नमेंट से वापस लेने तो मुझे अपना इनकम टैक्स जारी करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही मैंने इनकम टैक्स जारी किया मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स जारी करने में हो सकता है कि मेरा टैक्स अच्छा खासा लग जाए, ठीक है। इस तरीके से होता है। एग्रीकल्चर के लिए याद रखना भारत विस्तार, तो एग्जाम में आ जाए भारत विस्तार किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर का एक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई है। मतलब ये कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारी चीजें आईसीआर और एग्रीस्टेक को के डाटा को लिंक कर दिया गया है। मतलब एक किसान फोटो खींच के, मान लो ओलावृष्टि हुई तो किसान इस ऐप को खोलेगा, फोटो खींच के उसमें डालेगा तो वो बता देगा कि कितना परसेंटेज डैमेज हुआ है, आपको बीमा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्या करो आप इसको। अलग अलग भाषाओं में है ये, आप बोल के भी इससे पूछ सकते हो। तो बस किसानों को 2 दिन पहले ही बता देगा कि भाई क्या नाम है, बारिश होने वाली है नहीं होनी। अभी जैसे गेहूं की कटाई हो रही थी और कल परसों बारिश हो गई गांव में, तो गेहूं भीग गए तो दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा किसानों को, तो खड़ी खड़ी फसल पे। तो 2-3 दिन पहले ये ऐप बता देगा कि बारिश होने वाली है आपके रीजन में, है ना। तो क्योंकि आईसीआर और आईएमडी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारों का डेटा एक साथ करके किसानों के फायदे के लिए क्या है, भारत विस्तार, ठीक है। ये ध्यान रखना, भारत विस्तार किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है साहब। एक सी मार्ट्स खोले जाएंगे। सी मार्ट्स में मतलब कोई भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले एंटर करेगी, जरूरी है सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट होना। अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकता है कि मार्ट खोल सकता है कि कोई महिला ने पापड़ बना दिए, वो बेच रही है, डायरेक्ट वो कस्टमर को बेच सकती है। अभी मिडलमैन के थ्रू बेचना पड़ता है। महिला ने कोई मान लो बैग बुनती है, वो साड़ी बनाती है हैंडी क्राफ्ट या हैंडलूम से, तो वो डायरेक्ट सी मार्ट के माध्यम से बेच सकती है। दुकानें एक तरीके से जिसमें डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, ठीक है।
तो ये एग्रीकल्चर वाली चीज़ होगी। ये देखो भारत विस्तार में एडवाइजरी है, एपीआई भी है। मान लो कोई एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना चाहता है तो एपीआई यूज कर सकता है ना। एपीआई वगैरह क्या होती है, आपके काम की नहीं है। जैसे अपन एपीआई क्या होता है, ऑटोमेटाइज करने के लिए काम आती है। जैसे आपने देखा होगा आप कभी कनेक्ट का ऐप खोलो तो आपके पास मैसेज चले जाता है ना। तो वो एपीआई के थ्रू हमने किया हुआ है वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही मान लो एग्रीकल्चर का कोई स्टार्टअप है, उसने एपीआई ले ली यहाँ से, और अपने आप ही अपने जो फार्मर से कस्टमर्स को मैसेज चले जाएगा, है ना। अपने आप ही कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एपीआई के माध्यम से। वॉइस एक्सेस है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, आप राजस्थानी पूछ सकते हो, बंगाली में पूछ सकते हो, ठीक है। स्टेट वगैरह का डेटा, मंडी वगैरह का भी इंटीग्रेटेड है भारतीय विस्तार में। ये लास्ट स्लाइड है बजट की। बजट अज्यूम्स नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% होगी, 10.5%, और रियल जीडीपी ग्रोथ 7% होगी। नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जीडीपी वाले में, ठीक है। इन्फ्लेशन का होता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 12.2 लाख करोड़, और इफेक्टिव कैपेक्स कितना है, 17.1 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रांट फॉर द कैपेक्स भी ऐड हो गई थी, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो अपन ने पढ़ा था 55.6% है। फिजिकल डिफिसिट अपन ने देखा है 4.3% है, ये रिवीजन है पूरा। रेवेन्यू डिफिसिट 1.5% है। भूटान, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, भूटान। भूटान को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी ग्रांट। भाई इंडिया भी थोड़ा बहुत ऐसे अपने आसपास जो छोटे मोटे देश है उनको ग्रांट देके रोले में रहता है कि लो भाई, तो ग्रांट का मतलब तुम पैसे लो, टेंशन मत लो, बड़ा भाई है तुम्हारा। तो ऐसे दिखाना पड़ता है इंडिया को भी कि हम भी पैसे वाले हैं यार, हम दे सकते हैं ग्रांट। तो सबसे ज़्यादा ग्रांट किसको मिली, भूटान को मिली। सब्सिडी में सबसे ज़्यादा फूड, फिर फर्टिलाइजर, फिर इंटरेस्ट, फिर फ्यूल। इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब जैसे मान लो 7% ब्याज पे किसी किसान ने लिया तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया, तो ये 3% कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। तो ये भी तो सब्सिडी हो गई ना एक तरीके से, इंटरेस्ट सब्सिडी हो गई। और हाईएस्ट एलोकेशन किसी स्कीम को हुआ है, देखो आइटम तो ट्रांसपोर्टेशन था, मिनिस्ट्री डिफेंस थी, और किसी स्कीम को हुआ है बीवीजी राम जी को 95,000 करोड़ रुपए, 95,692 करोड़। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बजट है 2026 में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसी स्कीम को है, बीवीजी राम जी को 95,692, ठीक है। एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, एक से लिया दूसरे को देने के लिए, क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ठीक है। किसी अमीर से ले लिया गरीब को सब्सिडी देने के लिए। तो यूजुअली वैसा होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में होता है कि मान लो जो जो कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होते हैं, या फिर जो जिनके घरों में बिजली की ज़्यादा खपत होती है, 500 यूनिट ज़्यादा, उनसे पर यूनिट बिजली का ज़्यादा पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि बाकी जो जिनके 200 यूनिट है उनको फ्री कर दे। तो वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ दे रहे, अमीरों से पैसा निकाल के गरीबों को दे रहे। अमीरों को तो बिजली की यूनिट 15 रुपये पर यूनिट मिल रही है, ठीक है, और गरीबों को 200 यूनिट तक फ्री दे रहे। तो ये 200 यूनिट फ्री कहाँ से गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा पा रही है, वो अमीरों से लेके। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है कि आपने सब्सिडी दे पाए हो आप, क्योंकि कहीं किसी और से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना बजट पूरा। अब अपना शुरू होता है टैक्सेशन, ठीक है। तो मैं 2 मिनट गैप लूंगा, उसके बाद में अपन टैक्सेशन शुरू करते हैं।